चलिए आज का क्लास हम जो शुरू करते हैं क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है मास्टर वाला में, ठीक है। ये वाला टीचर वाला में पूछा है, ठीक है। बीपीएससी वाला में ये क्वेश्चन पूछा था और ये वाला आपको 2 क्वेश्चन हम बनाने के लिए दिए, ठीक है। तो आज का क्लास जो होगा, डेट लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। ये वाला 5 तारीख का है, 5/10/2024, ठीक है। आपको लिखना है तो लिख लीजिए। और इससे पहले जो क्लास हम बताएं वो वाला भी देख लीजिएगा। तो ये क्लास जो होगा जानते हैं कौन होगा? ये क्लास 21 होगा, ठीक है। क्लास 21, ये क्लास कितना होगा? 21 होगा। तो आप 20 वाला देख लीजिएगा, उसमें इसके बारे में क्लासिफिकेशन पे लगता है शुरू किए होंगे उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको 4 क्वेश्चन दिए, तो आप इसका मतलब जानते हैं। 16 का परावर्तक पूछा था क्वेश्चन में, यही था। -16 का परावर्तक क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम देरी ना करते हुए हम आपको डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है। तो परावर्तक का मतलब होता है ना, परावर्तक संख्या का मतलब यही होता है, तो लिख लीजिएगा। परावर्तक संख्या का मतलब ऐसे अपने मन से लिखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो परावर्तक संख्या का मतलब होता है ना कि आप एक संख्या को एक कोई संख्या लिखिए, उसका बढ़ा के, जैसे यहाँ 16 लिखा हुआ है, तो 16 के बाद एक संख्या एक बढ़ाइए, 17, 17 के बाद 18, मतलब एक एक बढ़ा कर। यानी परावर्तक का मतलब यही होता है ना, परावर्तक का मतलब होता है एक बढ़ाकर, ठीक है। परावर्तक का मतलब क्या होता है? एक बढ़ाकर। जैसे मान लेते हैं कि चलिए यहाँ पर 16 का पूछा है, -16 का पूछा, ठीक है। तो आप 16 से शुरू कीजिए, 16 के बाद 17, ठीक है, 17 या 18। इसी तरह आप, यही होता है परावर्तक। 16 का परावर्तक कौन होगा? 17, 17 का परावर्तक 18, ठीक है। यही जो होता है परावर्तक संख्या होता है, ठीक है। कहने का मतलब 16 का परावर्तक पूछा, तो 16 के बाद 17, यही सबन इसका क्या कहलाएगा? परावर्तक संख्या कहलाएगा, ठीक है। यानी एक बढ़ा कर, जैसे हम लेते हैं 12 से शुरू करते हैं, आप किसी से भी शुरू करिए, हम पूछ देंगे कि 12 का परावर्तक बताइए, तो 12 में एक जोड़िए 13, तो एक जोड़ के यानी जो संख्या एक जोड़िएगा वही उसका परावर्तक होगा। तो 12 के बाद 13, 13 ही इसका परावर्तक हुआ। फिर इसका जो एक बढ़ाया 14, इस समान कौची कहलाया? यानी 12 का ही परिवर्तक कहलाया। उसमें लगता है गलती बोल दिए थे, ठीक है। मैं इसमें ऐसे कर दिए थे, ये वाला संख्या नहीं, ये समान ही 12 का क्या कहलाएगा? परावर्तक। देखिए ना, एक एक बढ़ाते जाइएगा, ये संख्या परावर्तक कहलाएगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है 12 का परावर्तक पूछता तो 12 में एक बढ़ाता है, यानी एक एक बढ़ा कर लिखना, वो कौची कहलाता है? उसका परावर्तक कहलाता है। 12, 13, 14 इस समान कौची कहलाएगा? परावर्तक संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो समझिए, परावर्तक का मतलब समझ दिए, एक बढ़ाकर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर -16 लिखा हुआ, तो -16 का परावर्तक संख्या पूछा है, तो -16, तो एक बढ़ा दीजिए। जैसे यहाँ पर समझिए हम क्या लिखे थे? 12, 12 अपने मन से लिए, जैसे 12 का परिवर्तक, यहाँ पर -16 लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम खाली 12 बोल रहे, तो 12 का परावर्तक संख्या बोलेंगे, ठीक है। 12 का परिवर्तक संख्या बोले तो 12 के बाद कुछ होगा, यानी एक एक बढ़ाकर लिखे ना, 12 1 13, यही सबन परावर्तक संख्या हुआ, ठीक है। 14 इसी तरह दो दो चलते मतलब होगा, ठीक है। अब देखिए एक इसमें क्या किए, एक बढ़ा है, एक के ना बढ़ा दीजिए। देखिए ना, 12 1 13, एक एक बढ़ाना, देखिए एक एक बढ़ रहा है ना, देखिए है। तो 12 का परावर्तक यानी एक ना बढ़ रहा था, तो यानी एक हम उसमें क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह -16 में कुछ ही होगा, एक जुटेगा, ठीक है। यानी एक एक बढ़ रहा था ना, तो ये कितना हो जाएगा जानते हैं ना? ये माइनस इसका हो जाएगा 15, आंसर हो जाएगा, ठीक है। -15 यही आंसर होगा इसका। परावर्तक का मतलब यही होता है, ठीक है। तो चलिए अब ये 18 का परावर्तक पूछा, तो जैसे 18 का परावर्तक पूछा था, 18 का परावर्तक हम बोलेंगे तो क्या बोले? एक बढ़ाकर, वही उसका क्या होता है? परिवर्तक। तो इसका एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 19, यही क्या कहलाएगा? इसका परावर्तक कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए एक के ना बढ़ा रहे थे, तो 18 में एक जोड़ दीजिए, 19 इसका आंसर होगा कि ना होगा? ये पहले बताइए। यानी परावर्तक संख्या का मतलब होता है ना, जो संख्या दिया रहेगा उसको एक बढ़ाकर लिखिए, वही उसका परावर्तक कहला जाएगा। यानी एक बढ़ाकर लिखिए, वही संख्या का क्या कहलाएगा? परावर्तक कहला जाएगा, ठीक है। तो क्या एक बढ़ रहा था, एक इसमें ऐड कर दिया, यानी 19 होगा,
ठीक है, देखिए ना 18 का परावर्तक हम पूछे, जिसे 18 का परावर्तक, तो 18 में 18 के बाद संख्या लीजिए, 19 क्या होगा, परावर्तक संख्या कहलाएगा 18 का। तो देखिए 19 आया कि नहीं, आंसर आया। तो हम एक ऐड कर देंगे, कितनों में पूछेगा, कितनों संख्या, उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। देखिए ना, जिसे हम पूछेंगे 10 का परावर्तक संख्या क्या होगा, तो 10 एक बढ़ाइए, 10 में एक बढ़ाइए तो 11, 11 कौन सी कहलाएगा, परावर्तक संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो हम एक के ना बढ़ रहा था, 10 से 11 होना का मतलब क्या, एक बढ़ रहा था, तो हम उतना काहे करें, डायरेक्ट एक संख्या एक बढ़ा देख के लिख देंगे। ठीक है, वही तो एक इसमें जोड़ दिए, यानी 19 से आंसर आया, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप पूछेंगे 4 √4 गुने √4 का आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका √4 का निकलेगा, इसका वर्गमूल कितना होगा, 2, इसका भी कितना होगा, 2, इसका तो आंसर 4 आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 4। लेकिन ई वाला √-4, ये √4, तो इसको -2 लिखिएगा, है खाली -2 लिखिएगा तो गलत नहीं हो जाएगा जी, -2 आप गलत दे दिए। ठीक है, तो इसका हम बताए थे, जब माइनस में 4 रहता है तो उसको लिए हम बताए थे। ठीक है, वो वाला क्या बताए थे, इमेजिनरी वाला में बता रहे थे, इमेजिनरी नंबर वाला में। ठीक है, तो उसमें इमेजिनरी नंबर में बताए थे I1, इमेजिनरी का मतलब आई इसमें सूचित किया जाता है। ठीक है, यानी देखिए ना, इमेजिनरी आई से सूचित किया जाता है, तो ये आई बराबर लिखाए होंगे, इसे बराबर कितना बराबर, आई बराबर, अभी हम बताते हैं, आई बराबर लिखाए होंगे, आई बराबर -1 -√1 लिखाए होंगे। ठीक है, यानी अभी √2 इधर आएगा, ये √2 बराबर के इधर आएगा तो स्क्वायर में, यानी आई स्क्वायर बराबर कुछ -1 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए माइनस में, तो इसको क्या लिखेंगे, -2 लिखिएगा, इसको निकालिएगा तो ये -2 ऐसे लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, आई इसको गुना -2 लिखिएगा तो ये गलती हो गया। ठीक है, तो ये जब माइनस रूट में रहता है और इसका इस मान पूर्ण मतलब कि निकल जाता हो, वर्गमूल निकल जाता हो। ठीक है, तो ये कौची लिखाएगा, -2 कौची आयोटा, -2 आयोटा और गुने -2 आयोटा, ऐसा लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, ये पहले बता, -2 आयोटा, ये माइनस में ही निकलेगा। ठीक है, आप ऐसा लिखिएगा कि ना लिखिएगा, पहले ये हमको बताइए। देखिए ये तो ऐसे का माइनस कुछ ही हो जाएगा, गुना में तो प्लस ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, 4 आयोटा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4i² आयोटा स्क्वायर ऐसे। तो अभी बताए थे 4 गुना आई स्क्वायर का मान, हम आई स्क्वायर का मान देखिए होंगे, हम लिखाए होंगे -1 इमेजिनरी में, तो यहाँ पर माइनस गुना कर दीजिए, इसको हम आई इसका मान पुट कर देते हैं, इसका मान हम क्या होता है -1, तो इसका जो आंसर आएगा -4 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, -4 होगा। इसमें नहीं लिख लेगा, यहाँ पर मत लिखिए। ठीक है, यानी इसका दुइया डायरेक्ट निकलेगा। जैसे इसको आप -2 गुने -2, इसको 2 बार लिखिएगा कि नहीं, -2 गुने -2 लिखिएगा कि नहीं, ये तो प्लस ना हो जाएगा, वो प्लस में वो माइनस में लिखाएगा, लेकिन -4 है तो आप इसको कोई भी लिखिए, -4 लिखा हुआ है। ठीक है, जब -4 को निकालिएगा तो ऐसे माइनस ही होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे भी गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों। ठीक है, माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, इतना हम ऐसी क्वेश्चन ये झूठ मूठ के बता देते हैं। ठीक है, यानी इसका मान हम देखिए इमेजिनरी वाला, उसमें क्लास अगला नेक्स्ट क्लास देखिए उसमें लिखाए थे। ठीक है, जिसे हम लिखाए थे -36 के लिखाए थे, इसका हम बोले थे कितना होगा इसका, तो 6 आयोटा होगा। ठीक है, आयोटा -6 आयोटा, माइनस वाला में ई आयोटा, तो यहाँ पर हाँ देखिए अभी याद पड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी -4 गुने
-4 लिखिए, -4 लिखा हुआ है तो ई देखिए प्लस में था तो E1 कोई दिक्कत नहीं था कि आराम से निकल गया, लेकिन ये -4 में है, यहाँ पर -2 लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। ये -2 अभी हम बताए थे क्या गलत हो जाए, -2 गुना -2 लिखिएगा तो कुछ हो जाएगा गलत। तो ये माइनस में रहता है ना, तो -4 वाला इसको हम क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, समझिए -4 के ऐसे आप लिख सकते हैं, 4 गुने -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ? तो यही माइनसवा के लिए आयोटा आता है, ठीक है। तो माइनस में नहीं निकलेगा, आप माइनस नहीं लिखिएगा, हम माइनस में हटा दिए थे, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। देखिए यहाँ पर 2 गो में है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √4 गुने -√1 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 2 4 के निकलेगा तो 2 √-1 के निकलेगा तो इसका होता है आयोटा होता है, ठीक है। तो ये 2 आयोटा हो जाएगा कि ना, ये सही तरीका है, ठीक है। ऐसे करेंगे, लेकिन इतना हम करते नहीं रहेंगे, अब ये वो समझाने के लिए हम कर दिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, जिसे आप समझिए ये ऐसे लिखा हुआ 5 गुने 5 लिखा हुआ है, तो आप 5 गुने 5 लिखा हुआ है तो आप ये दोनों में जाएगा रूट बार, ठीक है। इसमें भी जाएगा, 2 बार लिखा हुआ है तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5 गुने √5 कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 3 रहता है यहाँ पर तो √5 गुने √3 कोई दिक्कत नहीं होता, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम 4 को क्या ऐसे लिखेंगे, 4 गुने -1 तो ये गलत हो जाएगा नहीं ना। तो अभी हम बताए थे ये, अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, -4 रूट में -4 नहीं सॉरी रूट में लिख सकते हैं ना 4, गुना है तो गुना देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, ई भी इसमें भी रूट चढ़ेगा, ठीक है, इसमें भी रूट जाएगा। तो ये माइनस में है तो -1 होगा। अब देखिए इसका हम लिखाए होंगे उसमें, देखिए कि इसका माइनस जब माइनस में रहता है, ठीक है, जिसे रूट माइनस में अंदर में रहता है 1 रहता है तो इसके लिए आयोटा होता है, ठीक है, आयोटा होता है। तो इसका तो निकलेगा 2 और इसका निकलेगा तो आयोटा होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसलिए लिख रहे थे 2, माइनस वहाँ पर न लिखिएगा, पहला में अगर यहाँ पर लिख दिए थे 2 गुने तो हम बोले थे गलत हो जाएगा, ये -2 गुने -2 लिखिएगा तो ये कौची हो गया, गलत हो गया। तो ये डायरेक्ट हम लिखते हैं 4 आयोटा 2 आयोटा। क्यों 2 आयोटा लिख रहे हैं, ये माइनस के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। क्यों हम ऐसा किए हैं अभी हम लॉन्ग में भी बता दिए कि आयोटा डायरेक्ट। तो ये माइनस वाला के लिए क्या आ जाता है आयोटा, तो यहाँ पर -2 मत लिखिए, ठीक है। आयोटा लिख दिए तो -2 मत लिखिए, समझ, ये माइनस वाला के लिए आयोटा ही आता है। वो वाला शुरू वाला थोड़ा सा यहाँ पर माइनस लिखे थे उसको मिटा लीजिएगा, फिर से लिख लीजिएगा। ऐसे लिखे थे तो वो गलत है, ठीक है। ये बोले थे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस के लिए हाँ प्लस तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ना है, ठीक है। लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस हम काहे ले लिखेंगे, उसके लिए तो आयोटा लिख दिए, देखिए ना, उसके लिए कौची आया आयोटा, यही माइनस के लिए आयोटा आता। तो आप माइनस मिटा लीजिएगा वहाँ पर जो लिखे। तब देखिए 2 दूनी 4 आई स्क्वायर कर दे, आई स्क्वायर। तो अभी हम पढ़े हैं आई स्क्वायर 4 गुने ऐसे लिख सकते हैं, आई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई स्क्वायर होगा यहाँ पर, ये आई स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 दूनी 4 आई गुने आई करेंगे तो जब गुना में आधार समान रहता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, कुछ नहीं तो पावर कितना रहता है, 1 रहता है किसी भी संख्या पर, कुछ नहीं तो पावर आधार में देखिए गुना में आधार समान है तो किसी भी संख्या पर पावर क्या रहता है, 1 रहता है। और गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है, वो आप आगे पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, तो ये कितना होगा, संख्या गुना होगा 2 दूनी 4 आई, इस पर कुछ नहीं तो पावर कितना है 1, इस पर भी 1। आधार कौची है देखिए ना, 2i और 2i आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, एक पावर इसका एक पावर यहाँ, तो 2i स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये सब आप जानते होंगे थोड़ा मोड़ा, ठीक है। तो आप देखिए 4 आई स्क्वायर, ये आई स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आई स्क्वायर में, तो आई स्क्वायर बराबर जानते होंगे -1 उसमें लिखाए होंगे, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो -4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस मत दीजिएगा, वही माइनस के लिए तो आई लिख सकते हैं। इसको आप देखिए या तो यही वाला से समझिए, एगो और बता देते हैं तोड़ के। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे -1। अगर बोलिए कि गलती है तो आप बताइए कि ना सर ऐसा ना लिख सकते हैं। तो देखिए इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, तो 2 4 के निकलेगा अंडर रूट में कितना होगा 2 -√1 यहाँ पर √4 के निकाले 2 इस पर भी रूट जाएगा तो √-1 में आएगा, तो इसका क्या आप लिखा है आयोटा, ठीक है, आयोटा। तो देखिए ये माइनस से वाला के लिए तो आयोटा आया, माइनस से तो इसलिए क्या आया आयोटा, ऐसा लिख, या तो आपका मन है तो एक बार आओ ऐसे लिख लीजिए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, दोनों में गुना है तो दोनों में जाएगा -1। देखिए इसका निकलेगा पूरा तो 2 इसका अंडर रूट -1 के निकलेगा तो आयोटा आता, ठीक है। तो आप माइनस का लिखिएगा, इसी के लिए तो आयोटा आया है, ठीक है। बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए
उम्मीद करते हैं अच्छी से समझ गया होंगे। ठीक है, तो परावर्तक का मतलब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। परावर्तक का मतलब होता है एक बढ़ा के। ठीक है, अब माइनस में रहेगा, माइनस में रहे या प्लस में, जैसे 17 का परावर्तक पूछेगा। हाँ, तो परावर्तक क्या होता है, एक बढ़ा के तो एक बढ़ा के मतलब 18। ठीक है, ऐसे ना जी, जिसे एक बढ़ा के हम पूछेंगे 17 का परावर्तक तो कौन सी होगा 18। तो देखिए ना कितना बड़ा, एक बढ़ा। हाँ, यानी एक बढ़ा के संख्या लिखते हैं। हाँ, तो इसमें भी एक जोड़ दीजिए ना। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, -16 होगा। एक में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, एक में से -17 घटाइएगा तो 16 ना, -16 ना। ठीक है, यही से मैंने परावर्तक कहलाएगा, बाकी आप समझ सकते हैं। तो आज आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा क्वेश्चन एक और लिखिएगा। ठीक है, इसका नोट हम लिखा देते हैं। इससे पहले आप परिमेय संख्या और अप्रिमेय संख्या का 2 नोट लिखाए होंगे, उसमें लिखा देंगे नेक्स्ट वाला वीडियो में। इससे पहले वाला 20 वाला वीडियो, क्लास 20 वाला में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखिएगा। √3 तथा, हम बोल देते हैं √3 तथा √7 के बीच √3 तथा √7 के बीच कुल कितना अप्रिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अप्रिमेय संख्या होगा। ठीक है, कितना अप्रिमेय संख्या होगा, तो समझिएगा। इसका आप पहले नोट लिख लीजिए, इस क्वेश्चन का नोट लिखा लीजिए। ऐसे हम 2 नोट उसमें लिखाएंगे। ठीक है, इसका आंसर होगा अनंत। इसका आंसर क्या होगा, अनंत। इसका नोट बना के लिखा देते हैं, इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, तो इसका आप नोट बना के हम लिखा देते हैं। तो इसका अनंत क्यों होता है हम बताते हैं। आप इसका √3 का मान जानते हैं, इसका मान कोई पता ही नहीं है। ठीक है, इसका मान जो होता है लगभग में होता है, जिसे आप √3 का मान निकालिएगा तो बहुत बड़ा जाएगा। यानी आप मान लीजिए कुछ भी आएगा लेकिन दशमलव के बाद बड़ा जाएगा। तो इसलिए हम इसका मान देखिए ना, इतना वर्ड तथा इतना के बीच, यानी इतना और इतना के बीच कभी बता ही नहीं सकते हैं कि कितना परिमेय संख्या होगा। ठीक है, बहुत सारा होगा, आप गिन ही नहीं पाइएगा, मतलब अनंत तक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। इतना के बीच आप बता ही नहीं सकते हैं कि कितना परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इसका पहले नोट बना के लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए। ठीक है, ये वाला नोट के बात है इसमें। लिखिएगा नोट बना के। 2 परिमेय संख्या, सॉरी 2 परिमेय वाला संख्या वाला भी ना, यही वाला लिखाते हैं, ये इसी प्रश्न का नोट हम लिखाते हैं। ठीक है, लिखिएगा 2 अप्रिमेय संख्या के बीच 2 अप्रिमेय संख्या के बीच अनंत अप्रिमेय संख्या होती है। अनंत अप्रिमेय संख्या होती है। 2 अप्रिमेय संख्या के बीच अनंत अप्रिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसका यही नोट है। ठीक है, इस 7 क्वेश्चन के यही नोट है। अब परिमेय वाला ये लिखना है तो लिख लीजिएगा। परिमेय वाला इसे उससे पहले हम वीडियो में 20 वाला में देख लीजिएगा, उसमें अच्छा से हम बता दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आगे इस बात को। ठीक है, उसमें भी यही होगा, 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर बोल देगा कि ना उसमें जो है वो आगे हम बात को बताएंगे, इस बार यहाँ पर काम नहीं देगा। ठीक है, जहाँ पर जो अच्छा टाइम कहने का मतलब है, जहाँ पर जो बात को बताना चाहिए वहाँ पर ही बताएंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ऐसे बोल देंगे तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो लगाइएगा इंटीजर्स। ठीक है, उसका हम बताए थे, उसका भी 2 बेटा और इसका बेटा पढ़िए इंटीजर का। ठीक है, तो पढ़िएगा इंटीजर, यानी एक होता है एक होता है, देखिए पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्या,
एगो पूर्ण संख्या होता है, एगो संपूर्ण संख्या होता है, ठीक है। तो यानी तीनों जो है अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो इसको हम बारी बारी से आपको बताएंगे। तो आप लगाइए इंटीजर्स ऐसे करके लिखिएगा इसका। चलिए इसका पहले हम थोड़ा सा अथी लिखा देते हैं। लिखिएगा INTEGERS इंटीजर्स, यानी इसको बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स। तो सबसे पहले इसका हम कुछ के बारे में, तो पूर्णांक संख्या आप जानते होंगे कहाँ से पूर्णांक जो है कहाँ से शुरू होता है। तो पूर्णांक आप बोल दीजिए 0 से शुरू होता है, ठीक है। पूर्णांक भी क्या होता है, पहले एक से लिखे, 1 2 3 2 4 5 डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक होता है, ठीक है। डॉट इन्फिनाइट। और जीरो भी कौची आएगा, पूर्णांक में ही आएगा, ठीक है। तो 0 से पूछेंगे, 0 से ही शुरू होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है। और इसके पहले इस वन पूर्णांक संख्या माइनस में भी होता है, जिसे इसके पहले आप जाइएगा, ठीक है। तो माइनस से क्या लिखेंगे, कोमा देखें, -2, ठीक है, -3, ठीक है। डॉट कहाँ तक, माइनस इन्फिनाइट तक। ये संबंध भी क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। ये संबंध भी क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है, पूर्णांक। ये संबंध पूर्णांक होता है, ठीक है। तो माइनस में भी, माइनस वाला भी क्या होता है, पूर्णांक संख्या। हम पूछेंगे पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 0 से आप बोलिएगा। 0 1 2 3 4 5 ये संबंध कब चाहिए, डॉट इन्फिनाइट तक, यानी पूर्णांक संख्या। हम बोलेंगे -1 क्या है, तब बोलिएगा -1 भी क्या है, पूर्णांक संख्या। -2 भी संख्या, कोई भी संख्या बोल दीजिए, लेकिन क्या होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। पूर्णांक कहने का मतलब है, आप समझिएगा थोड़ा सा बात को, आपको समझते हैं, यानी पूरा होनी चाहिए। उस समय दशमलव, जैसे हम पूछ देंगे 2.3 क्या पूर्णांक संख्या है, बोलेंगे पूर्णांक है, तब बोलिएगा कि नहीं, ये गलत हो गया। ये कारण देखिए ना, दशमलव में पूरी कहाँ है, यानी इसलिए नहीं हुआ। आप पूछेंगे √3 क्या ये √3 पूर्णांक है, बोलिएगा नहीं, पूर्णांक नहीं है, ठीक है। √3 पूछेंगे पूर्णांक संख्या है, तो बोलिएगा नहीं, पूर्णांक नहीं है। क्यों नहीं है, तो आप √3 का मान जानते होंगे, कारण वो दशमलव, कुछ भी दशमलव आया है, ठीक है, उसका मान बहुत होता है, बड़ा होता है, ठीक है। इसका मान बहुत बड़ा होता है, वो √3 का मान आद नहीं, ठीक है। लेकिन इसका दशमलव के बाद बहुत, 1 होवे या जो भी होवे, दशमलव के बाद बहुत बड़ा संख्या होता है इधर, ठीक है। यानी इस मन देखिए ना, दशमलव में, इसलिए इस मन पूर्णांक नहीं हुआ। आप पूछेंगे 7/11 क्या पूर्णांक है, तब बोलिएगा नहीं है, क्योंकि लिए इसका भी भागा दीजिएगा। 7/11 मतलब 11 से 7 में भागा दीजिएगा 11 से, ये भी कौची आएगा, दशमलव में आएगा, ये भी नहीं है। हम पूछेंगे √4 तो क्या बोलिएगा, बोलेंगे √4 है, तो बोलिएगा हाँ। देखिए ना, √4 के हम इसके पहले भी बताए थे कि जितना भी रूट वाला होगा, ठीक है, वो नहीं होगा, लेकिन वो जो निकल जाएगा रूट से, यानी उसका वर्गमूल निकल जाएगा, यानी पूर्णांक में होगा। देखिए ना, इसका हम पूछेंगे √4 का वर्गमूल तो कितना होगा, 2। तो देखिए ना, 2 क्या पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है, 2 तो है ही है, ठीक है। यानी जिसका निकल जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। आप जिसे √5 के पूछेंगे, √5 क्या पूर्णांक है, बोलिएगा नहीं है, कारण इसका मान भी कौची आएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो बाकी आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप कुछ भी ले लीजिए। अब बोलेंगे 1 क्या पूर्णांक है, बोलिएगा हाँ 1 है। 0 है तो 0 भी है। कुछ भी -1 है, -5 है। इस वन कौची है, देखिए ना, पूरी संख्या है, इस वन दशमलव में नहीं है, ठीक है। लेकिन यही पूछ देंगे 2.0 ऐसे करके ये पूर्णांक संख्या है, बोलिएगा नहीं है, कारण ये देखिए ना, दशमलव में आ गया, इसमें पूर्णांक नहीं है। यानी पूरी होनी चाहिए, सिंपल से बात है, याद रखिए। और रूट वाला भी होगा, जिसे √16 के पूछेंगे पूर्णांक संख्या है, बोलिएगा हाँ, इस तो निकालिए जाएगा 4, तो है ये है, देखिए ना, है कि नहीं, 4 ना है जी, देखिए ना, 4 ना है, तो ये तो है ये। जब रूट से जिसका निकल जाएगा, यानी वो वाला होगा संख्या, ठीक है। बोलेंगे √16 क्या है, √16 जो पूर्णांक है, तो बोलिएगा हाँ है, कारण इसका देखिए ना 4 निकलेगा कि नहीं, तो यानी ये वाला है, ठीक है। तो चलिए, आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
इसको आप ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा दोनों को, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस वन -1 -2 -3 -5 -2 डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, -1 लाख -2 लाख -101 कुछ भी हो, ठीक है। उस वन कौन होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आप नोट बना के लिखिएगा। तो आप भी तक देखे थे, आइए जी अब हम थोड़ा सा बात को पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नोट को लिखाएं। तो अभी जितना भी बताए थे इस वन पूछेंगे पूर्णांक है तो बोलिएगा नहीं है, ठीक है। इस वन बोलेंगे तो बोलिएगा जैसे 7/11 लिए थे, इस वन बोलेंगे तो बोलिएगा पूर्णांक है, बोलेंगे नहीं है। कारण देखिए ना, भागे दीजिएगा तो दशमलव में आ जाएगा, यानी पूरी इस वन संख्या नहीं है, ठीक है। तो आप बताइएगा हमको थोड़ा सा। लेकिन इस वन देखिए, इस वन कौचे, तो इसको देखिए जितना भी अभी लिखा रहे हैं, चलिए नोट बना के पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। नोट बना के लिखिए, 2 नोट लिखाना, नोट 1 और नोट 2 कर लीजिएगा इसको, नोट 1 चलिए को लिखिएगा। सभी ज़्यादा समझ में आएगा, लिखा देंगे उसके बाद आपको। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। नोट 1 में लिखिएगा, हेडिंग नोट 1 में लिखिएगा, एरो देखिए, ठीक है, डैश दे के या जो भी बोलिए, ठीक है। तो नोट 1 में लिखिएगा, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। नोट दूसरा में लिखिएगा, नोट 2 में लिखिएगा, ठीक है। नोट 2 में लिखिएगा, डैश देके लिखिएगा, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। चलिए अब जैसे समझिएगा, सभी परिमेय संख्या क्या होती, पूर्णांक नहीं होती, ठीक है। तो जैसे आप पूछेंगे, सभी हम क्या बोले थे, आप समझिए बातिया को। अब लिखाएं, सभी पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। देखिए इसका कुछ नहीं तो नीचे में 1 ले सकते हैं कि नहीं, ये वाला परिमेय संख्या है। हम पूछेंगे, देखिए इस वन के नीचे में 1 ले सकते हैं, देखिए इसके नीचे में 1 ले सकते हैं, इसके नहीं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा किया लिखा है, तो जो P/Q के रूप में, तो माइनस वाला भी होगा, नीचे में 1 है कि नहीं है। तो जो क्या लिखा है, परिमेय संख्या का परिभाषा कि लिखाए थे कि जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या। देखिए ना, P/Q का रूप में नहीं लिखा गया, P/Q के रूप में लिखा गया कि नहीं, ऊपर में 1 नीचे में 1, ऊपर में 2 नीचे में 1। यानी हम पूछेंगे 2 परिमेय संख्या है, बोलिएगा हाँ 2 परिमेय संख्या है। क्योंकि लिए देखिए कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 दे सकते हैं कि नहीं, तो P/Q के रूप में फॉर्म में लिखा गया कि नहीं, देखिए ना P/Q के फॉर्म में लिखा गया कि नहीं। आप पूछेंगे 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो बोलिएगा हाँ है। क्यों है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं ना, ये परिमेय संख्या है। लेकिन यही बातिया को हम बोल देंगे, ठीक है। तो इसका हम परिमेय संख्या के इसके आप आगे वीडियो में देखिएगा, इक्वल टू नोट 0 लिखाए होंगे, ठीक है। यानी Q बराबर इक्वल टू नोट 0, यानी Q के मान जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसे आप समझ जाइए, 1/0 हम पूछेंगे परिमेय संख्या है, बोलिएगा नहीं। कारण देखिए ना, हम 0 नहीं लिखा है नीचे में, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए -2/1 पूछेंगे तो बोलिएगा हाँ इस वन परिमेय संख्या है। तो वही चीज़ अभी हम लिखाए हैं। चलिए इसका नीचे में 1 दे देंगे, इस वन कौची हो जाएगा परिमेय संख्या। कुछ नहीं तो नीचे में हम 1 ले सकते हैं ना जी। इस वन देखिए P/Q के रूप में लिखा गया कि नहीं। तो यही बात ये हम बोल रहे थे कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, यानी सभ्य पूर्णांक जो हो जाएगा परिमेय संख्या में रूप आ जाएगा, ठीक है। देखिए -3 ने कुछ नहीं तो नीचे लेंगे 1, तो ये देखिए P/Q के रूप में हुई है ना। तो यही अभी हम नोट में लिखा है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, यानी सभी पूर्णांक आप कुछ भी ले लीजिए, 1 लाख 1 ले लीजिए, 1 लाख देखिए ना डॉट डॉट है, 1 से 2 डॉट कहाँ तक है, प्लस इन्फिनाइट, यानी कितना भी जाइए 1 लाख 1 प्लस में है, यानी कुछ नहीं तो इसके आगे क्या है प्लस। तो 1 लाख 2, 1 लाख 3, 1 लाख 4, यानी 1 लाख बोले तो क्या वो पॉजिटिव में। लेकिन आप कहा बार बार बताते हैं कि पॉजिटिव को चिन्ह हम बोलते नहीं कि +1 हुआ +2, यानी 2 बोल दिए तो समझिए प्लस में हो गया 2 आंसर। लेकिन माइनस में आता है तो आंसर तो क्या बोलना पड़ता है आपकी माइनस में आया, यानी आपको माइनस बोलना पड़ता है। लेकिन क्या आपको 2 आया तो बोलते हैं कि +2 आंसर आया, नहीं ना। यानी माइनस वाला आपको बोलना पड़ता है, पॉजिटिव वाला आप मत बोलिए, ठीक है। तो यानी वही बोले कि सभी पूर्णांक संख्या, इस वन कौची है पूर्णांक संख्या का उदाहरण में लिए ना जी, इस वन पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल में लिए, ठीक है। तो वही बोले सभी पूर्णांक संख्या क्या होता है परिमेय संख्या
है। सभी पूर्णांक संख्या क्या है? परिमेय संख्या। कुछ नहीं तो देखिए नीचे में एक लिए थे तो इस वन पी बटा क्यू के रूप में आ गया। लेकिन यही बात ये हम बताए कि सभी परिमेय संख्या, जिसे सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, जैसे 2 अभी 3 लिए थे, कुछ भी लिए, देखिए दशमलव हटाएंगे तो कुछ ही होगा। देखिए ना, इन्हें डॉट डॉट ना है कि कितना, हम कोई परिमेय, ये तो हम बताए थे इधर दो डॉट लिखे होंगे अपरिमेय संख्या वाला में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो डॉट डॉट हमको पता नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे क्या परिमेय संख्या है? बोलिएगा नहीं, कारण हमको डॉट डॉट है तो पता ही नहीं कि नीचे में दशमलव हटाएंगे तो एक आएगा, इसके बाद कई संख्या है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या नहीं। तो यहाँ पर देखिए इस वन डॉट डॉट में नहीं रहेगा, तो आप समझ जाइए कि देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, दशमलव हटाएंगे तो नीचे में एक आएगा, एक आएगा ना जी। दशमलव हटाएंगे तो एक आएगा, इसको ऐसे लिखिएगा कि नहीं। तो देखिए परिमेय यानी 23/10 ये कौची हो गया, परिमेय संख्या के रूप में हो गया कि ना हो गया। समझ रहे हैं ना। तो वही बता रहे हैं कि क्या लिखाए थे, दूसरा नोट में लिखाए थे, सभी परिमेय संख्या पूर्ण नहीं होती। सभी यानी ये तो हो गया, ठीक है। सभी परिमेय संख्या जो होता है, सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। तो देखिए अभी हम बताए थे कि कुछ नहीं तो ये देखिए 2.3 लिए, ये बोलेंगे परिमेय संख्या है तो बोलिएगा हाँ है। तो देखिए ना, कुछ नहीं तो ये दशमलव हटाइएगा तो नीचे में कितना आएगा? एक आएगा कि ना आएगा? दशमलव हटाइएगा तो नीचे में एक आएगा ना जी, है। जैसे देखिए इसको लिखेंगे तो 23 इतना लिखिएगा कि ना लिखिएगा ना। तो ये देखिए ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया कि ना, यानी यहाँ पर देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे में एक आएगा कि नहीं। आप इतना समझिए, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं 10 से हो गया, 10 से यहाँ पर एक हटाएंगे, एक दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो, यानी देखिए इस पी बटा क्यू के रूप में लिखा गया कि नहीं। तो वही बोले कि सभी जो होता है इस परिमेय संख्या हो गया, लेकिन इसको क्या पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? ये पूर्ण संख्या नहीं होगा। देखिए ना, अब इसको भागा दीजिएगा 10 से तो कितना आ जाएगा? 3 दशमलव इतना है। तो 3 दशमलव देखिए हम लिखा है कि पूर्णांक का दशमलव उशमलव में नहीं होना चाहिए, यानी वो पूरा पूरी संख्या होना चाहिए। बिल्कुल माइनस में रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा पूरी होना चाहिए। तो यह देखिए, तो ये जो लिखे हैं ये इतना बटा इतना, ये कौची है? ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं। और एग्जाम्पल लेते हैं, कारण ये देखिए ना दशमलव में आई परिमेय संख्या होगा, कैसे होगा? तो देखिए दशमलव हटाइएगा तो नीचे में एक दीजिएगा कि ना दीजिएगा, तो पी बटा क्यू के फॉर्म में आ गया, यानी परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन क्या इसको 2.3 को हम बोलेंगे पूर्ण संख्या है? तो बोलिएगा नहीं है। क्यों नहीं है? कारण दशमलव में ये पूरी संख्या नहीं है। समझ में आया? जैसे मैं आप एग्जाम्पल में हम एक और लिए थे 7 आप कुछ भी ले लीजिए ना, 7/12 क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन देखिए पूर्ण संख्या नहीं होगा। आप 7 में 12 से भागा लगाइएगा तो दशमलव में आ जाएगा, ठीक है। दशमलव वाला पूर्ण संख्या होबे नहीं करता है, यानी देखिए ना पूरी संख्या है, 1 2 3 4 इसमें कुछ है पूरी संख्या है। -1 -2 माइनस ऐसे है कि -1.1 -2.2 है, √3 √4 ऐसे करके लिखा हुआ है। ये बोला √3 4 तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए 4 तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ना 4 है ना, तो 4 होगा, लेकिन √3 होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। जिसे हम एग्जाम्पल से, तो ये हम पूछेंगे कि परिमेय संख्या, तो बोलिएगा हाँ। ये बोलेंगे क्या पूर्ण संख्या है? तो बोलिएगा नहीं। तो वही तो लिखाए हैं कि सभी जो होता है, यानी कहने का मतलब पूर्ण संख्या वाला सभी क्या होगा? पूर्ण संख्या सभी परिमेय संख्या होगा, यही तो लिखा है। लेकिन सभी परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होगा? जिसे हम अभी एग्जाम्पल में हम 2-3 को बताए हैं। 2 दशमलव ले लेते हैं 5, ये तो परिमेय संख्या है। देखिए ना दशमलव हटाइएगा नीचे में एक लिखिएगा कि नहीं है। तो ये पी बटा क्यू के रूप में फॉर्म में हो गया कि ना हो गया, ऐसे भी समझिए। तो पी बटा क्यू के फॉर्म में ही हो गया, तो यानी परिमेय संख्या हो गया। लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो वही तो लिखाए हैं नोट 2 में दूसरा कि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे 7 हम 5 ले लेते हैं, चलिए 5 ले लेते हैं, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है। ये परिमेय संख्या है, पर ये जो है पूर्ण संख्या नहीं होगा। देखिए ना भागा दीजिएगा तो दशमलव में आ जाएगा। दशमलव वाला संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता, पूर्णांक नहीं होता, पूर्णांक संख्या नहीं होता, ठीक।
पूर्ण संख्या, पूर्णांक और संपूर्ण संख्या अलग अलग बात है। पूर्णांक लिखे हुए हैं तो पूर्णांक नहीं होगा, बार बार पूर्णांक के बोल रही बात एकरा में, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। तो दूसरा में तो वही बोले, जैसे मान लेते हैं, ले लीजिए 11/, ले लीजिए, चलिए 11/5 ले लेते हैं। ये परी देखिए ना, P/Q के फॉर्म में हो गया, यानी P/Q नीचे में खाली 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं ना। देखिए ना, ये 5 से भागा दीजिए 11 में, तो ये दशमलव में आ जाएगा। तो देखिए दशमलव वाला कोई संख्या इसमें है नहीं, पूरी संख्या होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या, ये पूर्णांक संख्या है? बोलिएगा पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। बाकी आप समझ, क्योंकि लिए दशमलव में आ जाएगा, भागा दीजिएगा तो वही तो बोले, यानी इसका वाला सभी इसमें चला आता है, यानी सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। यानी इस बन देखिए ना, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगा, जिसे हम आप 2-3 गो उदाहरण देके हम समझा दिए, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, आई होप। इसके हम आगे हम नोट बताएंगे, बहुत सारा नोट बताएंगे। तो आप जो है अब शुरू यहाँ से करते हैं। इसका भी इंटीजर्स के लगाइएगा, इंटीजर्स के भी जो होता है 1 2, यानी आप 7 बाल बच्चा होता है, ठीक है। इसका भी 7 या 8 बाल बच्चा होता है, ऐसे 7 गो यहाँ पर है, ठीक है, 7 गो ही होता होगा। सात को लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए इंटीजर्स के पार्ट हम बताते हैं कि उसका कितना वाला अच्छा है, ये आप लिख लिए होंगे। चलिए इसका शुरू करते हैं। आपका मन है तो बारी बारी से हम 2-2 3-3 गो के 2-2 3-3 गो करके बताते हैं, ऐसे यहाँ पर तो अटेगा नहीं इसमें, ठीक है। कोशिश करते हैं अपना बार, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा तो अगर उसका एग्जाम्पल में लिखना है ना, तो लिख लीजिएगा, ठीक है। सभी पूर्णांक परिमेय होता है, जिसे में लिख लीजिएगा 0 2 3 6, ठीक है। डॉट कहाँ तक इन्फिनाइट तक। देखिए ना, इसका कुछ नहीं तो नीचे 1 दे सकते हैं, यानी इस वन परिमेय संख्या। दूसरा के एग्जाम्पल में लिखना है नोट दूसरा के, तो उसको लिख लीजिएगा 5/7, 5/8, इसे डॉट इन्फिनाइट तक कर लीजिएगा। अभी जो नोट लिखा है, नोट 1 वाला एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इस वन करके, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम दे दिए थे, उसमें आप समझ गए हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको हम बता दिए, ठीक है। तो अब लगाइएगा इंटीजर्स, INT, इसका भी जो होता है 7 बाल बच्चा होता है, ठीक है। तो इससे आप ज़्यादा समझिएगा, पूर्णांक, ठीक है। तो चलिए आपको इसमें 7 पार्ट बांटना होगा इसे आपका, तो कापी ना हो उतना बड़ा हो तो आप समझ जाइए। चलिए 3-3 पार्ट करके बताते हैं, यानी आपका बड़ा कापी है तो 1 पेज में कर लीजिएगा, ऐसे करके 7-7 गो बढ़ाते जाए, एक गो बढ़ाते जाए, यानी 7 गो बना लीजिए, ठीक है। तो हम इधर 3 गो बताते हैं, उतना बड़ा पेज नहीं। आप कापी का एक ऐसे खोलिए ना जी, हाँ, पूरा पार्ट को खोलिए, उसमें दोनों में साइड पर लिख ले चल जाइए, 7 गो बढ़ जाएगा, ठीक। तो एगो लिखिए, पहले लिखिएगा पॉजिटिव इंटीजर प्लस भी इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब इसका हिंदी लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। हिंदी इसका लिखिएगा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक, चलिए इधर लिखिएगा एगो ऋणात्मक पूर्णांक, बीच वाला भी छोड़ दीजिएगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
ठीक है। अब बीच वाला यहाँ अभी छोड़ दीजिएगा, इसमें लिखिएगा -VE यानी ऋणात्मक। हिंदी लिखना है तो ऋणात्मक पूर्णांक लिख लीजिए, ठीक है। ऐसे हिंदी ये हम ज़्यादा बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा -VE इंटीजर्स, ठीक है। हम बोल देते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा -VE इंटीजर्स INT। इसको लिखने में तो देरी होता है, एक खाता से लिखते हैं उतना मोबाइल इंटीजर्स। इसका हिंदी लिखिएगा तो लिख लीजिएगा ऋणात्मक, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक, इसका हिंदी लिखिएगा ऋणात्मक पूर्णांक, इसका ऋणात्मक पूर्णांक लिख लीजिएगा, पूर्णांक, ठीक है। तो चलिए इसको हम अभी बारी बारी से बताते हैं, ठीक है। आप समझिएगा यहाँ पर, आई होप। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ये संबंध देखिए, तो अभी बताए थे पूर्णांक कहाँ से, पूर्णांक इसमन संख्या होता है, ठीक है। 0 भी उसमें आया था पूर्णांक, लेकिन इसमें +VE वाला लिखिएगा, ठीक है, धनात्मक। तब यहाँ पर लिखिएगा 1 2 1 2 1 2 3 4 5 डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, ठीक है, इन्फिनाइट तक। उसमें देखिए हम क्या लिखाए थे, धनात्मक, उसमें सभी यानी पूर्णांक जो उसमें लिखे थे, ठीक है, इंटीजर्स का। इसमें भी इसका भी बोले इंटीजर्स के भी जो होता है 7 बाल बच्चा होता है, ठीक है। तो उसमें पूर्णांक लिखाए थे, तो 0 से लेके प्लस इन्फिनाइट तक गए थे, और उधर से फिर -1, 0 से लेके -1 -2 -3 डॉट माइनस इन्फिनाइट तक गए थे। तो उसमें हम बोले थे, इस बोल रहे हैं कि उसका भी कौची होता है, 7 बाल बच्चा होता है, ठीक है। तो एगो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है, एगो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, एगो निगेटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है। -भी इंटीजर्स, आप समझ रहे, एगो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और बीच वाला में हम बताते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप लिखिएगा ऋणात्मक वाला में, आ जाएगा, लिखिएगा -1 -2 -3 -4 डॉट ऐसे कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। लिखिएगा -1 -2 -3 -4 डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट तक, ठीक है, इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर से तो एक भी आ गया, यहाँ पर से माने तो ब्रैकेट लिख लीजिए, घेर लीजिए। तो ये होता है, जितना भी होता है ना, आप समझिए, घेरना है तो घेर लीजिए। अब बच गया क्यों चाहिए, देखिए इधर आ गया, इधर बच गया 0, तो यहाँ पर 0 कर लीजिएगा। 0 कौन सी है, 0 पूर्णांक, 0 भी पूर्णांक संख्या है, ठीक है। 0 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। और यहाँ पर समझिएगा नेचुरल नंबर यहाँ, ठीक है। तो ये संबंध देखिए 1 2 3 4 5 डॉट कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, इस संबंध कौची हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। यानी इस संबंध जो है भगवान के दिया हुआ है संख्या है, ठीक है। इस संबंध के खोज कोई नहीं किया। इससे पहले रामायण के ज़माना में जब ये संबंध संख्या नहीं था, तो 10 इस तरह से लिखाता था, 20 इस तरह से लिखाता था, ठीक है, जब खोज नहीं हुआ था तब। लेकिन जब 0 के खोज कर गया आर्यभट्ट ने, कर दिया, ठीक है, यानी 0 का खोज किया है ना, लेकिन इस मन कौची है, नेचुरल। तो ऐसे ही आप याद रखिएगा कि इस मन भगवान से दिया हुआ है, इसलिए भगवान से दिया हुआ है, मतलब इस मन प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक, यानी जो भगवान से दिया रहता है उसमें कौची होता है, प्राकृतिक होता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। इस मन कौची हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये संबंध जो हो गया 1 2 3 4 इस वन कौन सा डॉट इन्फिनाइट तक, इसी वन जो संख्या होगा प्राकृतिक संख्या हो जाएगा।
ठीक है। इसमें को जो है प्राकृतिक संख्या, तो नेचुरल नंबर लिख लीजिए, नेचुरल NATURAL, नेचुरल नंबर NUMBER नंबर लिख लीजिएगा। इसको अगर हिंदी में लिखना इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं, इसको लिख लीजिएगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ये समान प्राकृतिक संख्या हुआ 1 2 3 4, इस वन के खोज नहीं किया, इस वन नेचुरल यानी भगवान से दिया हुआ, ऐसे याद रखिए, ठीक है। यानी इस वन को चाहिए हुआ नेचुरल नंबर यानी भगवान से दिया हुआ है, इस वन को चाहिए भगवान से, लेकिन जीरो के खोज किया है आर्यभट्ट, ठीक है। इस वन जीरो के खोज किया है आर्यभट्ट। तो जानते हैं ये दोनों मिल के 1 2 3 और इधर जीरो, ये दोनों मिल के क्या बन जाता है जानते हैं? ये दोनों मिल के बन जाता है, समझिए यहाँ पर लिखिएगा, इस वन दोनों मिल के बन जाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। एगो हम बताए थे कि एगो पूर्णांक बताएंगे, एगो पूर्णांक संख्या, एगो पूर्ण संख्या, एगो संपूर्ण संख्या, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे आप, आई होप। तो ये दोनों मिल के क्या बन जाता है? ये दोनों जब नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर और एक जीरो, नेचुरल नंबर एक जीरो, इसका एक अलग पार्ट देखिए, ये दोनों में कुछ आया था 1 2 3 4, यानी धनात्मक वाला में 1 से लेके इन्फिनाइट तक यानी डॉट डॉट, ये वाला हो गया ऋणात्मक यानी ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 डॉट डॉट कहाँ तक -इन्फिनाइट तक। अब बच गया कुछ ये दोनों में, देखो जीरो, तो जीरो भी अगर जीरो बच गया तो ये पूर्णांक ये भी पूर्णांक, तो जीरो मिल के और इधर नेचुरल नंबर मिल के इस वन को बना लेता है होल नंबर, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ये अब मिला के कुछ बन जाएगा 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ये कोची हो गया होल नंबर, इसका लिखिएगा इंग्लिश में लिखिए, यानी जीरो और नेचुरल नंबर मिला के, ठीक है। जीरो का खोज नहीं हुआ जी, तो जीरो जब खोज हुआ और ठीक है नेचुरल नंबर, तो ये दोनों को मिक्स कर दिया, यानी ठीक है, ये दोनों को जब मिला के लिखने लगा तो ये कोची हो गया पूर्ण संख्या हो गया, यानी होल नंबर आ गया। तो इसका इंग्लिश लिख लिया WHOLE होल नंबर, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा हिंदी में, ठीक है। ये क्या हो गया? होल नंबर हो गया, ठीक है। इसका हिंदी होता है पूर्ण संख्या, ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पर समझ आइएगा, पूर्ण संख्या, डॉट शॉर्ट में लिख दिए पूर्ण संख्या, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम पूछेंगे कि इस वन जो होता है पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो बोलिएगा जीरो से शुरू होता है पूर्ण संख्या। इसका अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी याद रखिएगा कि हम पूछेंगे पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो बोलिएगा जीरो से लेके जीरो से शुरू होता है, बोलेंगे पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट 10 11 12 डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनाइट तक। लेकिन यही पूछेंगे आप नेचुरल नंबर बताइए, ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या बताइए, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन यही बोलेंगे पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए ना 1 2 3 4 इसमें कुछ हो गया, यानी हम बोल सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या कहाँ से कहते हैं, तो जीरो से लेके गिनती की संख्या को ऐसी भी बोल सकते हैं, जीरो से लेके, ठीक है, जीरो लेके और गिनती की संख्या यानी दोनों को शामिल करके, यानी उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे ही याद रखिए कि पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है, ठीक है। आई होप इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, प्राकृतिक संख्या का परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है। और पूर्ण संख्या का लिखिएगा तो लिख लीजिएगा पूर्ण संख्या के लिखिएगा तो लिख लीजिएगा वैसा संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या का परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा वैसा संख्या जो जीरो से शुरू हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो जीरो से शुरू हो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, यानी इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ठीक है।
तो चलिए ये दोनों के कहानी हो गया ख़त्म, ठीक है। या अभी ख़त्म नहीं हुआ, मतलब इतना भी कर दिया। इसका अभी 7 यानी इसका जो होता है 7 बेटा होता है। अभी 3 को करा दिए, अभी 4 3 7 को अभी कराते, ठीक है। तो एगो लिखिएगा, इसी में अगर लाइन है तो आप ऐसे करके लिख लीजिएगा आगे बढ़ा के, ठीक है। तो आप इसको मिटा लीजिएगा, इसी के जगह हम करते, यानी आपका जो अगर लाइन है ना तो इधर लिखिएगा, इधर आगे बढ़ा के लिखिएगा सम संख्या, ठीक है। इसी में आएगा सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। एगो अभाज्य संख्या आएगा, एगो भाज्य संख्या आएगा, एगो और होगा जो कि एक वाला होगा, ना तो अभाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो चलिए उसको भी हम फटाक से बताते हैं, इसमें आप मिटा दीजिए। आई होप इतना तक हो गया होगा आपको, ठीक है। तो हम बोले थे इसका 7 बेटा, अगर बड़ा कापी है तो उसको आप एक के वो 7 बना के एक के लाइन में लिखते चले जाइए, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे परफेक्ट नंबर क्या होता है इस मन के बारे में, ठीक है। तो अभी लिखिएगा, जानते हैं ना, देखिए पूर्णांक में रहेगा, ठीक है, पूर्णांकी संख्या में रहेगा। इसको लिखिएगा इवेन, इवेन इवेन नंबर हम एन डॉट कर देते हैं, आप लिख लीजिएगा इंग्लिश में NUMBR नंबर, ठीक है। यहाँ पर कर दिए इवेन, EVEN इवेन नंबर, ठीक है। अगर लिखना, चलिए NUMBR, तो बार बार आप लिखेंगे, हम डायरेक्ट डॉट कर देंगे, ठीक है। इसका लिख लीजिएगा हिंदी में सम संख्या, सम संख्या, इवेन नंबर का मतलब सम संख्या होता है, ठीक है। इसको सम संख्या आप लिख लीजिएगा। दूसरा में लिखिएगा, चलिए दुइये को हम एकरा में लिखाते हैं, एगो बच ही जाएगा तो वलगे एगो कर देते हैं, ठीक है। अब लिखिएगा, कहने का मतलब है ना कि अभी 3 गो और ही कराना पड़ेगा, तो तीनों को 2 गो इसमें कर देते हैं, ठीक है, और 3 गो को उसमें कर देंगे। बात को आप समझ रहे हैं ना। इसको लिख लीजिएगा ओड नंबर। और सम विषम अलग अलग लिखते हैं तो आपको अच्छा लगता होगा भी, ठीक है। ओड नंबर, ठीक है। इसको क्या लिखिएगा, ओड नंबर। इसको हिंदी में लिखना है तो लिख लीजिएगा विषम संख्या, विषम संख्या। ओड नंबर का मतलब विषम संख्या है। चलिए इस वन तो आप जानते ही होंगे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। तो इसका अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका परिभाषा का लिखना चाहते हैं, सम संख्या का परिभाषा, ठीक है। तो वो कोई पूछ देगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसे तो आप कंपटीशन का लड़का हैं तो पूछेगा नहीं कोई, ठीक है। तो आप लिखिएगा, हम लिखा देते हैं ताकि आपको याद रहे। वैसा संख्या, सम संख्या में डैश दे के लिखिएगा नीचे में ऐसे करके, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित का मतलब समझ रहे ना, दशमलव उशमलव में नहीं आना चाहिए, पूर्णतः दशमलव उशमलव में ना आना चाहिए, यानी पूरा पूरी कटना चाहिए। पूर्णतः विभाजित हो, यानी विभाजित हो या विभक्त हो, विभाजित हो, ठीक है। चलिए इसका उल्टा उगला होगा, ठीक है। इसका उल्टा इधर लिखिएगा विषम संख्या ओड नंबर में, ठीक है। ओड नंबर में क्या लिखिएगा, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना ही हो या ना हो, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा इसका उल्टा, वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। चलिए विभाजित तो लिखना होता हो, विभाजित ना हो या नहीं हो, चलिए, ठीक है। तो आप जानते होंगे सम संख्या, तो जानते होंगे कहाँ से शुरू होता है।
तो सम संख्या जो होता है आप पढ़े होंगे बच्चा कि 2 से शुरू होता है, तो लिखिएगा यहाँ पर सम संख्या के एग्जाम्पल लिखिएगा। कहाँ से शुरू होता है तो आप सब पढ़े होंगे बच्चा में 2 से शुरू होता है, 2 4 6 8, लेकिन हम बताते हैं कि सम संख्या एक 0 भी होता है, ठीक है। 0 भी क्या है? सम संख्या। 0 भी एक सम संख्या है, ये बात को आप रख, लेकिन बच्चा में पढ़ाया होगा कि 0 से ही सम संख्या शुरू होता है, यानी 0 से सम संख्या यानी 2 4 6, लेकिन 0 भी क्या है? सम संख्या। इसके आगे भी जाइए, यानी इसका जितना भी अंतर होगा 2 का वो सभी क्या कहलाएगा? तो इसका चलिए -2 भी क्या होगा? -2 भी क्या होगा? सम संख्या होगा, ठीक है। -2 होगा सम संख्या, -4 सम संख्या होगा, ठीक है। चलिए इसका आगे हम बढ़ा लेते हैं। -4 सम संख्या होगा, -6 क्या होगा? सम संख्या होगा। डॉट कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, -इन्फिनाइट तक। तो यहाँ पर आप चलिए -6 नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं कि इन्हें इन्फिनाइट उतना सफ़ा से नहीं लिखाएगा, आपको समझ सकते हैं। या तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए -4 -6 डॉट कहाँ तक? -इन्फिनाइट तक, समझ रहे? ठीक है। यानी देखिए ना, ये दोनों में अंतर कितना होगा पूछेंगे तो 2 का अंतर, ये दोनों में अंतर कितना होगा? 2 का है, ठीक है। ये दोनों में भी अंतर 2 का, ये दोनों में अंतर भी 2 का। देखिए देखिए, आप बोलिएगा अंतर का मतलब समान चिन्ह में जो होता है अंतर, बड़ा चिन्ह समान चिन्ह में अंतर जो होता है घटता है, विपरीत चिन्ह में। जैसे ये दोनों -4 और -2 में अंतर बोलेंगे तो कितना का होगा? ये देखिए -2 में भी अंतर कुछ का होगा, 2 का अंतर पूछ रहे, अंतर कितना का होगा? 2 का। ये आप मैथ में आगे पढ़िएगा इसके पहले, ठीक है। तो इस वन में भी देखिए 2 का अंतर हुआ, ठीक है। अब देखिए अंतर का मतलब क्या होता है ना, देखिए -4 तो लिखा ही करेगा। अंतर का मतलब क्या? अंतर का मतलब हम घटाते हैं तो माइनस, यहाँ -2 है, यहाँ पर क्या चीज़ है? -2। ये अंतर वाला माइनस लिखे, यानी अंतर का मतलब क्या? घटाना, ठीक है। तो देखिए -4 है तो -4, और अंतर ले रहे हैं तो अंतर वाला ही माइनस लिखा है, यहाँ -2 है, ठीक है। अब देखिए -4 तो रहबे करेगा, माइनस गुना यहाँ पर रहता है, माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा? +2। अब देखिए 2 में से -4 घटेगा तो क्या आएगा? -2। देखिए -2 का अंतर नहीं है, तो अंतर जो होता है समान चिन्ह रहेगा तो अंतर घटेगा, ठीक है। समान चिन्ह में अंतर क्या होता है? घटता है, ठीक है। आगे पढ़िएगा, अगर प्लस प्लस भी रहता तो अंतर क्या होता? घटता, यानी अंतर अब डायरेक्ट 2 का होता, ठीक है। इस वन आप समझ सकते हैं, ये आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। समान चिन्ह में अंतर क्या होता है? घटता है। अगर माइनस माइनस भी रहा तो अंतर यानी 2 का होगा, ठीक है। और प्लस प्लस भी रहा दोनों जगह तो अंतर कोची का होगा? 2 का। लेकिन एक जगह प्लस रहता है एक जगह माइनस रहता तो अंतर जुट जाता है, ठीक है। क्यों जुट जाता है वो आप समझ सकते हैं, हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये हो जाता है अंतर, प्लस और -2 में अंतर पूछते हैं तो ये 6 का हो जाता है, ठीक है। लेकिन चलिए अब समझिए यहाँ पर। अब देखिए 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, 0 से 2 में अंतर पूछेंगे तो क्या होगा? 2 का अंतर होगा। देखिए 2 का अंतर नहीं हो रहा है, यानी अंतर का मतलब होता है ना, कोई बड़का संख्या में छोटका संख्या को घटा लेना, ठीक है। यानी अंतर कभी माइनस और प्लस में नहीं होता, समझ लीजिए। कोई में किसी का घटा लीजिए, माइनस में अंतर नहीं होता। तो देखिए 2 का अंतर होगा कि नहीं होगा? 0 में 2 घटाइए या तो 2 का होगा माइनस, हम बता रहे हैं कि अंतर जो होता है माइनस में नहीं होता, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 में से 0 घटाइए तो कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। और 0 में भी 2 घटाइएगा तो 2 ही का होगा, ठीक है। इसमें अंतर जो होता है, बोलिएगा 0 में घटेगा, तो अरे इसी में तो माइनस का मतलब क्या होता है? किसी में घटा लीजिए, अंतर का मतलब यही होता है, माइनस में अंतर नहीं होता, ठीक है। तो माइनस प्लस में भी अंतर जुटता है, ठीक है। अंतर क्या होता है? अंतर के बात बोल रहे हैं, माइनस प्लस में अंतर जुटता है, प्लस माइनस में भी, यानी विपरीत चिन्ह है तो अंतर क्या होगा? जुटेगा। और समान चिन्ह रहेगा तो अंतर, जैसे माइनस माइनस में अंतर कुछ ही होता है, यानी अंतर घटेगा, अंतर घटेगा। प्लस प्लस में भी अंतर कुछ ही होगा, घटेगा। लेकिन विपरीत में अंतर जुटता है, इतना याद रखिएगा इसमें। तो इस वन यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको समझा दिए। तो -6 और -4 में अंतर कुछ होगा। अभी बोले कि समान चिन्ह है, देखिए नहीं, हम ई भी माइनस ई भी, तो अंतर 6 में से 4 घटेगा तो कितना होगा? 2, ठीक है। तो अंतर कितना का? 2 के होगा, ठीक है। यानी आप कोई भी संख्या में ले लीजिए, लेकिन आपको सीरीज से लेना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पर एगो 2 के लिए एगो के 6 के ले लिए, वैसे नहीं, लगातार लिख रहे हैं तो वैसे में ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ना,
ये दोनों में अंतर भी 2 के, ये दोनों में अंतर भी 2 के, ये दोनों में अंतर 2 के, इधर ले लीजिए 9 अंतर 2 के, 9 अंतर 2 के, इससे भी आगे लीजिएगा तो इससे आगे की संख्या कौन होगा -8, तो -8 -6 में अंतर 2 है, ठीक है। बाकी इसमें आप समझ सकते हैं। चलिए अब इधर आते हैं। तो इधर कुछ होगा विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है 1 से, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, लिख सकते हैं 1, हम यहाँ लिख देते हैं इसका एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं इधर, बाकी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इधर ये एग्जाम्पल लिखेंगे तो कहाँ से शुरू होता है 1 से, 1 2 3 ई समन को जो डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। ई समन भी विषम में संख्या होगा ना, -1 -2 सॉरी -1 -3। यहाँ पर देखिए, अरे यार देखिए विषम संख्या ना ले रहे हैं जी, विषम संख्या ले रहे हैं, प्राकृतिक संख्या थोड़ी ना ले रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या नहीं ले रहे हैं जी कि 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर कुछ है ओड नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यानी विषम संख्या का। विषम संख्या कौन होगा 1 1 3, यानी इसको देखिए ना, इस समन के छोड़ के जो संख्या बचता है उस समन कुछ होगा विषम, यानी इस समन संख्या सम हुआ तो इसके छोड़ के जो संख्या बचा है उस समन विषम होगा। तो 1 3 5 इस समन डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनाइट तक, ठीक है। इधर चलिए, इधर लिख सकते हैं -1, इधर लिख सकते हैं -3 डॉट डॉट, इधर लिख सकते हैं -5, ठीक है, -5 डॉट डॉट कहाँ तक इन्फिनाइट तक जाएगा। ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, पहले बताइए। इधर प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा, इधर माइनस इन्फिनाइट, यानी 1 से इधर -1 भी होगा ना, -3 इस मन कुछ होगा विषम में संख्या ना होगा जी। ये ना सोचिए कि माइनस में, इस मन भी कुछ होगा विषम संख्या। जैसे -7 बोलेंगे तो कुछ होगा विषम संख्या, 7 बोलेंगे तो पर भी विषम संख्या होगी। तो चलिए अब इतना समझ गए होंगे। अभी चलिए अब 3 गो बता देते हैं 1 गो में, ठीक है। बाकी आप ख़त्म करते हैं। इतना बताने के लिए इस में इतना देरी नहीं था, ठीक है, लेकिन हम देरी कर देते हैं आपको समझाने में। चलिए अब 2 गो हो गया, अब 3 गो बता देते हैं 1 के में, अब ख़त्म हो जाएगा ये इंटीजर्स वाला, ठीक है। तो इधर लिखिएगा, हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। प्राइम नंबर PRIME, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर के इधर लिख लीजिएगा, इसका हिंदी होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या होता है अभाज्य संख्या। अभी हम इसके बारे में बताएंगे। या तो इसको हिंदी में एक और नाम बोलते हैं रूट संख्या, ठीक है। इसको और नाम बोलते हैं रूट संख्या, ठीक है। इसका ये भी बोलते हैं। चलिए एगो बीच वाला भी हम बताते हैं इसका एगो लिखिएगा भाज्य संख्या, ठीक है। इधर लिखिएगा भाज्य संख्या। तो आप समझिएगा, इसका इंग्लिश आप लिख लीजिएगा। हम बार बार इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखेंगे तो और देरी होगा। इसका लिखिएगा कंपोजिशन नंबर, ठीक है। COMPOSITION कंपोजिशन नंबर यानी UMBR नंबर, ठीक है। तो इसका आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। चलिए लिख ही देते हैं इंग्लिश या जी। COMPOSIT नंबर,
ये और चीज़ बताना है नंबर, ठीक है। इसका हिंदी लिख लीजिएगा भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसका हिंदी ये होता है। चलिए इसका अगर आप परिभाषा हम पूछेंगे तो क्या बताइएगा, जानते हैं इसका परिभाषा बताइएगा। अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है, ठीक है। लिखना है तो लिख लीजिएगा। हम दो नहीं है इसका परिभाषा बताते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा इसका परिभाषा, जिसका केवल दो गुणनखंड, जिसका केवल दो गुणनखंड हो, इसका परिभाषा लिखिएगा। अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या का परिभाषा लिखिएगा, जिसका केवल दो गुणनखंड हो, जिसका केवल दो गुणनखंड हो, ठीक है। या और करके लिखिएगा, दूसरा में लिखिएगा परिभाषा इसका, या तो या करके लिखिए, ठीक है। यानी दूसरा परिभाषा इसको और ऐसे करके बोलते हैं, वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे, वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे, यानी एक से कटे और खुद अपने आप से कटे। स्वयं का मतलब क्या हुआ, अपने आप से, ठीक है, कटे, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला सबसे अच्छा है कि जिसका केवल दो गुणनखंड हो, वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। तो गुणनखंड और गुणांश के बारे में हम बताते हैं, ये दोनों अलग अलग बातें, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए गुणनखंड और गुणांश के बारे में बताते हैं, इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है। तो जैसे हम पूछेंगे, आप समझिए, हम पूछेंगे 10 का गुणनखंड, दोनों बातिया को हम इसी में समझा देते हैं। 10 का गुणनखंड, ठीक है, 10 का गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। और इधर लिखिएगा नीचे में, या तो इधर लिख लीजिए ऐसे करके 10, इसका इंग्लिश भी हम लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख रहे हैं ना हम नोट में, इधर चलिए इधर बता देते हैं आपको, ठीक है। इधर बता देते हैं, उसके बाद हम उधर बता देंगे। गुणनखंड और गुणज क्या होता है, दोनों अलग अलग बात है। ये मत समझिए कि गुणनखंड और गुणज क्या होता है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों गुणनखंड और गुणज अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो गुणनखंड और गुणज क्या है, अलग अलग बातें हैं। तो जैसे में हम आपको बोलेंगे, ठीक है, 10 का गुणनखंड, 10 का गुणनखंड, 10 का गुणनखंड, ठीक है, 10 का गुणनखंड, यानी गुणनखंड का मतलब होता है ना फैक्टर, गुणनखंड का मतलब फैक्टर, FACTOR, फैक्टर। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टर। तो गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर, यानी फैक्टर का मतलब जो इसको काट सके, ठीक है। तो 10 यानी आप लिख ऐसे नोट में बना के लिखना चाहते हैं अपने मन से तो लिख लीजिए। गुणनखंड का मतलब जो गुणनखंड का मतलब जो उस संख्या को पूरा काट सके, पूरी काट सके, ठीक है। यानी पूर्णता भी लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए गुणनखंड का मतलब, नोट अपने मन से इशू बना के लिखिए ना जी, ठीक है। गुणनखंड का मतलब होता है, ऐसे भी अपने मन से नोट बना के लिख लीजिए, हम ऐसे ही बोल देते हैं। गुणनखंड का मतलब जो उस संख्या को पूरा काट सके, ठीक है। यही होता है इसका मतलब, गुणनखंड का मतलब समझिए। तो एगो होता है गुणनखंड, एगो होता है गुणज। तो दोनों के बारे में हम बात बता देते हैं, दोनों को अलग करके। तो इसका हिंदी होता है फैक्टर, और गुणज का हिंदी होता है मल्टीपल, ठीक है। इतना का गुणज। आगे पढ़िएगा इस मतलब के बारे में डिटेल से, ठीक है। तो इसका होता है गुणज, गुणज का मतलब मल्टीपल, MULTIPLE, मल्टीपल, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है मल्टीपल, इसका हिंदी होता है फैक्टर, ठीक है। इसका हिंदी होता है गुणज, इसका इंग्लिश होता है गुणनखंड, ठीक है। किसका, तो फैक्टर का हिंदी होता है गुणज, गुणनखंड, ठीक है। फैक्टर का समझिएगा, फैक्टर का हिंदी क्या होता है, गुणनखंड, और मल्टीपल का हिंदी क्या होता है, गुणज, ठीक है। फिर एक बार बोल देते हैं, गुणनखंड का इंग्लिश क्या होता है, फैक्टर, और गुणज का इंग्लिश क्या होता है, मल्टीपल। तो ये दोनों बात में जो फर्क है, ये दोनों एक ही नहीं है। ये मत समझिएगा दोनों की है कि गुणज लग रहा है तो इसमें अरे गुना करना, ऐसा नहीं है। तो अभी हम इसका मतलब बताए थे कि गुणनखंड का मतलब वैसा संख्या जो इस मन को काट सके। तो अब बताइए कि 10 के काटने वाला कौन कौन होगा। तो 10 को कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 नहीं काटेगा, 4 भी नहीं काटेगा। पूर्णता काटना चाहिए, यानी पूरी काट सके, ठीक है। हम लिखाए हैं ऐसे ही अपनी नोट में बोल दिए कि पूरी जो काट सके,
यानी उस संख्या को, कौन संख्या का, तो इस संख्या को, ठीक है। गुणनखंड का मतलब होता है जो उस संख्या के, यानी जो दिया रहेगा संख्या को, उसको पूरा पूरी जो संख्या काटेगा वही उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। तो 10 को कौन कौन काटेगा, तो 1 2 3 नहीं काटेगा, 4 भी नहीं काटेगा, पूरा पूरी काटना चाहिए, 5 काट देगा पूरा। देखिए ना, 5 दूनी 10, 1 से भागा देंगे तो ये पूरा पूरी नहीं कटेगा, 10 बार में, 5 बार में, 5 दूनी 10, यही कितना, 5 दूनी 10 2 बार में, एगो अपने 10 काटेगा। यानी 10 का गुणनखंड कई गो हुआ, देखिए 1 2 3 4, तब पूछेंगे 10 का गुणनखंड कौन हुआ, तो कितना हुआ, तो 4 गो हुआ। 10 का गुणनखंड कितना हुआ, तो 4 गो। अब पूछेंगे कौन कौन, तो 1 2 और 5 और 10, ये कौन सी कहलाया, 10 का गुणनखंड कहलाया। तो 10 का गुणनखंड कितने गो है, तो 4 गो है, 1 2 3 4 गो है। लेकिन यही हम बोलेंगे कि 10 का कौन कौन काटेगा, ठीक है, यानी 10 का गुणनखंड कौन कौन है, ठीक है। तो बोलिएगा 1 2 5 और 10, या तो आप कोई भी संख्या का ले लीजिए, ठीक है, जैसे 10 का ले लीजिए, ठीक है, 10 का ले लिए, ठीक है, 10 का लिए ना जी। चलिए अब ले लेते हैं आपका सामने में, चलिए 12 के ले लेते हैं, वही संख्या के भी ले लीजिए, 12 के ले लेते हैं। तो 12 के पूछेंगे तो कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4 काटेगा, 5 नहीं काटेगा, 6 काटेगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं काटेगा, 10 भी नहीं काटेगा, 11 नहीं, यानी 12 भी काटेगा। तो इसका देखिए कई गुणनखंड हो गया, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब पूछेंगे जैसे 11 का बताइए, तो 11 के कौन ची होगा, 11 के एगो काटेगा, 1 काटेगा, एगो खुद 11 काटेगा, इसका कई गुणनखंड हुआ, 2 होगा, ठीक है। यानी आप 13 के भी पूछेंगे, ठीक है, ये 13 के पूछ गए, 13 का बताइए, 13 का गुणनखंड कितना होगा, तो 13 का गुणनखंड एगो 1 काटेगा, एगो 13 काटेगा, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हम बताते हैं, दोनों में थोड़ा सा अलग फर्क को बताते हैं। जैसे हम पूछ देंगे 6 का गुणनखंड क्या होगा, 6 का 10 की जगह बोल देंगे 6 का गुणनखंड क्या होगा, तो 6 के कौन कौन काटेगा, वही उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो 6 को कौन काटेगा, तो वही उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहला जाएगा, ठीक है। तो 6 को कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, वो 6 काटेगा, ठीक है। यही सबन उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। अब आते हैं हम गुणज के बारे में बात करते हैं, यानी मल्टीपल के बारे में बात करते हैं। फैक्टर के बारे में भी बात की, अब मल्टीपल के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में भी अब इसका देखिए, अब 10 का गुणज पूछेगा ना, तो इसका गुणज क्या होता है ना, जैसे 10 का गुणज पूछा, 10 का गुणज बोलेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 का गुणज पूछा तो 10 होगा, हैं। 10 का गुणज पूछेगा तो 10 10 दूनी 20, 10 का गुणज 10 गुण में 1 कीजिएगा, जिसे 10 का गुणज पूछा तो 10 में 1, पहले 1 गुना करके कर लीजिए, 10 का गुणज है मतलब 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 छक 40, 10 पचे 50, यही समन 10 पचे 50, 10 छक 60, ये समन इसका डॉट इन्फिनाइट तक, ये समन क्या कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा, ठीक है। जिसे 8 का हम गुणज पूछेंगे, 8 का गुणज, देखिए गुणज और गुणनखंड में कितना फ़र्क पड़ गया। तो इसका हम पूछेंगे कि आप बताइए गुणज कितना होगा, 10 का गुणज, तो 10 का गुणज आप बता ही नहीं पाइएगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है कि कितना आएगा, इन्फिनाइट दो ऐसे करते जाएंगे, 10 गुने 1, 10 गुने 20, 10 गुने 30, 10 गुने 40, 10 गुने 50, यानी कोची कर रहे हैं, पहले 1 गुना किए, 2 गुना 3 गुना ऐसे किए ना, देखिए 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 छक 40, 10 छक 60, 10 70, 10 80, 10 90, 10 100, हैं, ऐसे करते जाएंगे, पूरा करते जाएंगे तो कितना इन्फिनिट तक, इसका कोई पता है कि कितना तक जाएंगे, लाखों करोड़ों तक चल जाएंगे। लेकिन 8 का गुणज इसी तरह पूछेंगे, 8 का गुणज तो पूछिए होगा, 8 का गुणज पूछेंगे यानी 8 का मल्टीपल, तो 8 है कम 8, 8 दूनी 16, इसी तरह 8 तिया 24 होगा कि 8 छक 32, डॉट कहाँ तक इन्फिनिट, यानी बता ही नहीं पाइएगा इसका गुणज कितना होगा, ठीक है। लेकिन यही देखिए, इसका हम पूछेंगे 10 का मल्टीपल बताइए, तो आप मल्टीपल किसी का भी बता दीजिएगा, देखिए 10 का मल्टीपल कितना होगा, तो 4 गो होगा। लेकिन इसका पूछेंगे, देखिए 10 का गुणज हम पूछेंगे तो क्या आप बता पाइएगा, नहीं बता पाइएगा। तो देखिए गुणज और गुणनखंड में अंतर आप समझ गए होंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग बातें हैं कि नहीं, तो आप यहाँ समझिए। तो इसका भी हम परिभाषा जो लिखाए थे, अभाज्य संख्या का परिभाषा लिखाए थे, देखिए तो अभाज्य संख्या का हम क्या लिखाए थे परिभाषा, आप देखे होंगे,
कि लिखाए होंगे जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। तो देखिए इस 2 गुणनखंड है, 11 का 2 गुणनखंड है, 13 का 2 गुणनखंड है। अब 7 का भी निकाल लीजिए तो 7 के एगो 1 काटेगा, एगो कौन काटेगा, यानी जिसका 2 गुणनखंड है। हम पूछेंगे 11 का कितना गुणनखंड निकला, देखिए ना 11 का गुणनखंड हम पूछेंगे, 11 का गुणनखंड का एगो होगा तो बोलिएगा 1 एगो 11, 2 गुणनखंड हुआ। तो वही तो अभी लिखाए थे इसका परिभाषा में दूसरा प्रकार से। ई मास्टर जल्दी नहीं बताता लेकिन हम आपको बता दिए, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। देखिए 11 का केवल 2 गुणनखंड, यानी यह अभाज्य संख्या है। 11 क्या है, 2 गुणनखंड, 1 2 गो हुआ ना 2 गुणनखंड, यानी 11 जो है अभाज्य संख्या है। 13 का भी देखिए 2 गुणनखंड, यानी भी अभाज्य संख्या। तो वही लिखाए थे कि जिसका 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। आप किसका भी निकाल लीजिए, देखिए 7 के कौन कौन काटेगा, एगो 7 काटेगा पूरा पूरी, एगो कौन काटेगा, एगो 7 ही काटेगा ना। तो देखिए इसका भी कितना गुणनखंड आया, 7 का गुणनखंड पूछेंगे, 7 का गुणनखंड कई गो होगा, तो देखिए 2 गो होगा। और देखिए 7 का एक क्या है, अभाज्य संख्या, यानी जिसका 2 गुणनखंड आएगा वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। देखिए आप किसी का भी निकाल के देख लीजिए, जिसका 2 गो निकलेगा वो अभाज्य संख्या रहेगा। तो ये वाला आप समझ गए होंगे आई होप गुणनखंड और गुणज के बारे में। ठीक है, तो इसका हम बोल सकते हैं जिसका 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, जिसका 2 गुणनखंड, देखिए इसका 2 गुणनखंड आप किसी का भी निकाल लीजिए जिसका 2 गुणनखंड होगा, यानी कहने का मतलब जिसका 2 गुणनखंड आएगा वो अभाज्य संख्या होगा। देखिए लेकिन इसका देखिए आप किसी का भी गुणनखंड आप बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप किसी का भी गुणज नहीं बता सकते, यानी गुणनखंड हम किसी का क्या करते हैं, बता सकते। देखिए ना इसका कई गो आया, 4 गो, इसका कई गो आया, 1 2 3 4 5 6 गो आया, इसका 6 गो आया, 12 के 6 गो आया। ठीक है, यानी 12 का गुणनखंड कितना होगा, तो 6 गो होगा, बता सकते हैं। 10 का गुणनखंड कई गो है, तो आप बता सकते हैं कि 4 गो हुआ। 11 का गुणनखंड कितने गो है, 2 गो है, ये बता सकते हैं। लेकिन वो अभाज्य संख्या वो हम बता रहे, नियम बताएं। ठीक है, लेकिन हम पूछेंगे इस समझ के तो आप बता दीजिएगा कि ना बता दीजिए। लेकिन क्या आप हम मल्टीपल पूछेंगे तो आप बता दीजिएगा, नहीं बता पाइएगा। ठीक है, वो इससे तो लाखों करोड़ों होगा, गुना करते जाएंगे तो। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे आई होप। तो चलिए, तो इसका अभी हम लिखाए थे, ये परिभाषा क्या लिखा है, जिसका 2 गुणनखंड हो। ठीक है, वह क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। या तो दूसरा परिभाषा लिखाए थे जो 1 और स्वयं से कटे, जैसे हम 7 को हम बोले थे, 7 का देखिए 7 का हम गुणनखंड बोलेंगे तो क्या होगा, कौन कौन, 1 और कितना होगा 7, यही दोनों का ना 7 को काटेगा पूरा पूरी जी है। तो ये दोनों क्या कहलाएगा, यानी 7 क्या है, 2 गुणनखंड, इससे ज़्यादा अगर होगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं जिसे आप लेते हैं, चलिए 4 के लेते हैं, तो 4 को कौन कौन काटेगा पूर्णतः, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 तो नहीं काटेगा। अच्छा देखिए 3 से अधिक आ गया, 2 से अधिक जब आ जाएगा, 2 से अधिक किसी भी संख्या का गुणनखंड आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, यानी प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। लेकिन 2 तक आएगा, ठीक है, 2 तक आएगा तो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 5 के आप निकाल के देखते हैं, तो 5 को कौन कौन काटेगा, एगो 1 काटेगा, 2 तो नहीं है काटेगा, एगो 3 नहीं है, एगो 5 काटेगा। यानी देखिए इसका 2 आ गया तो 2 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 5 का गुणनखंड पूछेंगे क्या हुआ, 2 गो हुआ। ठीक है, यानी जिसका 2 गो आएगा वो अभाज्य संख्या होगा, जिसका 2 से अधिक आएगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये वाला भी बात आप समझ गए होंगे आई होप। तो चलिए एगो दूसरा परिभाषा में लिखाए थे जो 1 और स्वयं से कटे, जैसे 7 लिखे तो 7 को कौन कौन काटेगा, एगो 1 काटेगा, एगो स्वयं से कटेगा, एगो 1 से कटेगा और 1 को स्वयं से, यानी स्वयं का मतलब खुद से, यानी 7 से कटेगा। देखिए यानी अभाज्य संख्या हो गया। तो चलिए अभाज्य संख्या लिख लीजिए एग्जाम्पल में, आप समझिएगा। जैसे 2 के हम पूछेंगे तो 2 का कितना गुणनखंड होगा, 2 का कई गुना, ऐसे भी आप पकड़ लीजिए, आप कैसे भी पकड़िए उसे कोई। तो 2 को कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा और क्या काटेगा, 1 काटेगा, एगो खुद काटेगा 2, यानी 2 भी अभाज्य संख्या। ऐसे भी देखिए इसका कई गो गुणनखंड हुआ, 2 गुणनखंड हुआ, 2 गुणनखंड, तो ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। कोई पूछेगा अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है, तो 2 से। 2 के बाद कुछ 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद कितना 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद कितना 19, 20, 20 तो नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है। देखिए ना 21 को काट देगा, एगो 3 से भी कटेगा, एगो 7 से भी कटेगा
एगो 21 से भी कटेगा, एक से यानी इसे बन के ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका क्या लिखा है, केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है। यानी उसको 2 संख्या, यानी कहने का मतलब 2 को गुणनखंड होना चाहिए। आप समझ गए होंगे उतना एग्जाम्पल में बता। तो कितना होगा 23 को। देखिए 23 को कौन कौन काटेगा, एगो 1 काटेगा, एगो स्वयं से काटेगा। 23 24 25 नहीं है, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29। डॉट डॉट इन्फिनाइट तक कर लीजिए, इन्फिनाइट तक नहीं, मतलब डॉट डॉट ETC, ETC, ठीक है, ETC कर लीजिएगा। डॉट डॉट कहाँ, ETC, ठीक है। डॉट डॉट कहाँ तक, ETC। जैसे आप बोलेंगे 9 काहे नहीं लिए, तो देखिए 9 को कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी, 3 से कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से, 7 से, एगो 9 से। देखिए ये 2 से अधिक गुणनखंड इस बन के हो गया कि नहीं, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 गो हो जाता तो यह अभाज्य संख्या होता, ठीक है। यानी देखिए ना, यानी 9 को हम ऐसे पूछेंगे 9 को कौन कौन काट रहा है, 1 काट रहा है, 3 काटा, 9 काट रहा है, यानी 2 से अधिक वो अभाज्य गुणनखंड। कहने का मतलब 2 से अधिक कोची हो गया, गुणनखंड निकल गया, तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक। यानी इतना याद रखिए, ये बच्चा वाला ही परिभाषा याद रखिए कि वैसा संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है, जो 1 और स्वयं से कटे, ठीक है। अब उसके अलावा और किसी संख्या से कट गया तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम पूछेंगे 8 क्या 8 अभाज्य संख्या है, तो बोलिएगा नहीं, कैसे। तो देखिए 8 को कौन कौन काटेगा, 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 नहीं 4 काट देगा, 6 नहीं 7 नहीं 8 काट देगा। तो देखिए 2 से अधिक निकल गया कि नहीं, तो हम बताए थे अभी परिभाषा में। देखिए 2 से अधिक ऐसे भी समझिए, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, हम 2 परिभाषा बताए, तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, यानी 8 अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसका यही ना 8 एक ना ये निकला, तो ये कौन संख्या के निकला, तो यही संख्या अभाज्य नहीं होगा, ठीक है। 2 से अधिक निकलेगा तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी दूसरा, तो हम क्या लिखा है, 8 अभाज्य संख्या कौन होगा, जो 1 और स्वयं से कटे। तो देखिए ना 1 से तो कटवे किया, लेकिन 2 से भी कट गया, यानी स्वयं से कटना चाहिए, इसके अलावा 1 के अलावा भी इससे भी कट गया, इससे भी कट गया, यानी ये दोनों से तो कटवे करता है। लेकिन हम बताएं जो 1 और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या होता है, और इसके अलावा कोई संख्या से कटे तो अभाज्य संख्या नहीं हो। देखिए ना इससे भी कट गया, इससे भी कट गया, यानी ये दोनों से कट गया फिर, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो आप अभाज्य संख्या का पहचानने का बहुत नियम आपको बता दिए, 2 को बता, ठीक है। तो चलिए अब इधर लिखिए, तो देखिए यानी इधर कुछ ही लिखा गया, तो इसका अगर एग्जाम्पल लिखना, एक कंपोजिशन का लिखना चाहते हैं अभाज्य संख्या का, या इसको जानते हैं एक और नाम बोलते हैं यौगिक संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या का एक नाम और होता है, जैसे इसका रूट संख्या एक नाम और लिखे थे ना, इसको रूट संख्या एक नाम और लिखे थे। जैसे अभाज्य संख्या को और क्या बोलते हैं, रूट संख्या, तो इसका एक और लिख लीजिएगा, यानी भाज्य संख्या का इसको और एक नाम बोलते हैं यौगिक संख्या। क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या, ठीक है। यौगिक संख्या या यौगिक संख्या, इसको यौगिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। इसका एक नाम और यौगिक संख्या होता है, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिखना चाहते हैं तो उसका 2 परिभाषा लिखा है थे, इसका भी लिखिएगा तो लिख लीजिएगा। भाज्य संख्या का परिभाषा लिख लीजिएगा, भाज्य संख्या का परिभाषा वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड, वैसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहते हैं। जो लिखना है वो लिख लीजिए, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिखिएगा डैश देके, जैसे इसका लिखा है ना परिभाषा अभाज्य संख्या का, 2 परिभाषा लिखाए थे, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, ठीक है,
या तो एक परिभाषाओं लिखाए थे जो एक और स्वयं से कटे, उसे क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या। या तो पहला परिभाषा लिखाए थे कि वैसा जिसका गुणनखंड, जिसका केवल दो गुणनखंड हो, जिसका केवल क्या होना चाहिए, केवल दो गुणनखंड हो, वह उसे अभाज्य संख्या कहते हैं या रूट संख्या कहलाता है। ठीक है, इसका उसी तरह लिखिएगा इसका परिभाषा भाज्य संख्या का। ठीक है, भाज्य संख्या का परिभाषा लिखिए, वैसा संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो। उसमें देखिए केवल दो गो लिखाए थे, इसमें क्या लिखा रहे हैं, दो से अधिक। वैसा संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहलाता है, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, यौगिक संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, जिसे उसका रूट संख्या हुआ था, एक और नाम अभाज्य संख्या का। ठीक है, तो चलिए आप समझिएगा यहाँ पर। आप उसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं अभाज्य संख्या का, तो लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में 19 का गुणनखंड 1 और 19। ठीक है, अब अभाज्य संख्या में लिखिएगा, देखिए चलिए इसमें जो होता है ना, देखिए ई दो, अभी ई संख्या के छोड़ के जो बचा वो कौची कहलाएगा, अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या पूछेगा कोई कि अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 2 से शुरू होता है। लेकिन भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 4 से शुरू होता है। ये बात को आप याद रखिएगा। तो भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 4 से लिखिएगा। 4 यानी 2 से अधिक, इस देखिए ना 2 से अधिक 4 का गुणनखंड पूछेंगे तो क्या होगा, 4 का गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए एगो 1 होगा, एगो क्या होगा 2 काटेगा, एगो 4 काटेगा। तो 2 से अधिक गुणनखंड ना हो गया, देखिए ना 1 2 3 यानी 3 गो हो गया। 2 से अधिक गुणनखंड हो गया यानी क्या कहलाएगा, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया तो यह क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। अभाज्य नहीं, भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, 3 के निकाल दीजिए। जैसे 3 के निकालेंगे तो एक काटेगा, एगो 2 नहीं काटेगा, 3, इसका 2 गो हो गया। देखिए 3 का 2 गुणनखंड हुआ, 1 और 2 यानी 2 गुणनखंड हुआ इसका, तो ये क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। लेकिन हम पूछेंगे अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 2 से। यानी हम पूछेंगे तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 2 से। लेकिन यही पूछेंगे भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो आप बोलिएगा 4 से। देखिए ना इसका परिभाषा में लिखा है, जिसका गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 से अधिक हो, यानी इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। 4 कोमा देके लिखिएगा 6 के बाद 8, इस वन के देखिए, इस वन के छोड़ के जितना भी होगा 9 भी होगा। ठीक है, तो इस वन के देखिए ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 8 9 10 डॉट इन्फिनाइट तक कर लीजिएगा। 8 9 10 डॉट कहाँ तक, डॉट इन्फिनाइट तक बहुत होगा इसका। यही इसका एग्जाम्पल है। परिभाषा तो लिखा दिए, एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, जिसे आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए एग्जाम्पल में समझने के लिए इसको। चलिए ये तो संख्या हो गया। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 19 का गुणनखंड 19 का गुणनखंड। ठीक है, देखिए 19 का गुणनखंड कौन होगा, 19 को कौन कौन काटेगा, तो 19 के 1 काटेगा और एगो केवल 19। लेकिन इसका पूछेंगे 19 काटेंगे, या तो इसके अच्छा रहेगा ना तो आप 2 लिख लीजिए। 19 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 लिख लीजिए। यहाँ पर 2 का कौन कौन काटेगा, 2 का हम पूछेंगे तो 1 और यहाँ पर 2। देखिए 2 से अधिक दो से अधिक नहीं हुआ, 2 हुआ, यानी अभाज्य संख्या ये है। और दो अभाज्य संख्या कहाँ से, भाज्य संख्या कहाँ से होता है, 4 से शुरू होता है। ठीक है, यानी 4 का गुणनखंड लिख लीजिए। 4 का आप किसी का भी इसमें निकाल लीजिए, उतने आएगा। 4 का, ठीक है, 4 का गुणनखंड
तो 4 का देखिए कौन कौन काटेगा, 1 2 4, देखिए 2 से अधिक हो गया तो ये कौची काला जाएगा, भाज्य काला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में आप समझ गए होंगे आई होप। तो ये समझ गए होंगे आई होप यहाँ तक। तो चलिए आप देखिए, यहाँ आप देख रहे थे इस संबंध में सब में कौची आया, 4 2 आया, 3 आया, 4, इसमें देखिए 4 इस बना, बच गया कौची 1। तो 1 आपको याद रखिएगा ना, इस बन 1 ना ही क्या है अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। देखिए ये दोनों में अब कौची बच गया, यानी इसमें 4 ही 5 1 2, इस 2 आइए गया तो बच गया कौची 1, 3 भी आइए गया। ठीक है, तो बच गया 1, तो 1 लिख लीजिएगा यहाँ पर। 1 ना तो पूछेगा 1 के बारे में, 1 क्या है तो बोलिएगा ना 1 तो अभाज्य संख्या ना ही भाज्य संख्या। 1 ना तो अभाज्य संख्या है, अभाज्य 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ठीक है, यही हम बोले थे 3 को। अभी इसका खेला हुआ ख़त्म। ठीक है, इसका हो गया खेला अब ख़त्म। तो 1 किस में आएगा, इसमें आ गया 1, देखिए ना। बाकी आप समझ गए होंगे, तीनों के लिखा दिया, अब हो गया इसका खेला ख़त्म। चलिए अब परफेक्ट संपूर्ण संख्या अब लिखिएगा, परफेक्ट नंबर। ठीक है, अब इतना हो गया। ठीक है, अब आते हैं परफेक्ट नंबर पे। ये इसका एग्जांपल हो गया, लिखना है तो लिख लीजिए एग्जांपल। ठीक है, तो भाज्य संख्या कौन होता है, कहाँ से शुरू होता है तो बोलिएगा 4 से। भाज्य संख्या 4 से और अभाज्य संख्या 2 से। 1 पूछेगा 1 क्या है तो बोलिएगा 1 ना तो भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। इसको गुणनखंड और गुणाज में भी अंतर आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड क्या होता है और गुणाज क्या होता है। ठीक है, हम अच्छी तरह से बता दिए दोनों के बारे में। चलिए आप लगाइएगा परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर के बारे में थोड़ा सा हम समझाते हैं, 10 मिनट लगेगा ज़्यादा में। परफेक्ट नंबर, PERFECT, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर इसका हिंदी लिख लीजिएगा संपूर्ण। हम बोले थे ना तीनों के बारे में बताएंगे। एगो हो गया पूर्णांक संख्या। ठीक है, एगो पूर्णांक हो गया, एगो पूर्ण हो गया और ये कौची है संपूर्ण है। ठीक है, इसको लिखिएगा संपूर्ण संख्या। ठीक है, यानी तीनों के बारे में हम बता दिए, तो तीनों अलग अलग चीज़ था। तो डैश देख के लिखिएगा, इसका पहले परिभाषा लिख लीजिए। वैसा संख्या जिसके
वैसा संख्या जिसके, लिखिएगा परिभाषा इसका, वैसा संख्या जिसके कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों का योग उस, वैसा संख्या जिसके कुल गुणनखंडों का योग उस संख्या से दो गुना हो, उस संख्या से क्या होना चाहिए, 2 गुना, उस संख्या से 2 गुना हो, वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती, वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती। ठीक है, या तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एक और बोल देते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि किसी संख्या के या यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना हो, 2 गुना हो तो ऐसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहा जाता है। जिसे आप एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, आप एग्जाम्पल से समझिए, जिसे इसका एग्जाम्पल से आप समझिए। आप क्या हम पूछेंगे, जैसे मैं ले लेते हैं 10, हम पूछेंगे 10, चलिए अब क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से, बोलेगा 10 संपूर्ण संख्या है कि नहीं है। चलिए 10 संपूर्ण संख्या है कि नहीं, दे देगा 10 संपूर्ण संख्या है या नहीं है। हम पूछ रहे है या नहीं है, इसके बारे में बताना। ठीक है, 10 संपूर्ण संख्या है या नहीं। तो चलिए हम 10 को चेक करते हैं संपूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो 10 को कौन कौन काटेगा, तो अभी हम लिखाए थे, क्या लिखाए थे, परिभाषा में लिखाए थे कि वैसा संख्या जिसके, 2 परिभाषा हम भी बोल दिए थे। ठीक है, तो शुरू में बोले थे वैसा संख्या जिसके कुल गुणनखंड का योग। ठीक है, वैसा संख्या जिसके कुल गुणनखंड का योग उस संख्या से 2 गुना, उस संख्या से 2 गुना हो, वह संख्या क्या कहलाता है, संपूर्ण संख्या कहलाता है। तो समझिए, वैसा संख्या यानी फैक्टर, हमको क्या निकालना कि फैक्टर यानी हमको पहचानना है कि 10 संपूर्ण संख्या है कि नहीं, ये बताना है, यानी फैक्टर नंबर है कि नहीं, 10 क्या है, फैक्टर नंबर है कि नहीं, इसके बारे में। तो ये समझ जो होता है, बहुत कम संख्या मिलता है फैक्टर नंबर कौन है या नहीं है, कौन संख्या है या नहीं है। ठीक है, या तो एक परिभाषा और बोले थे, थोड़ा सा बोल देते हैं, लेट हो गए तो हो गए। ठीक है, ऐसा भी बोले थे एक परिभाषा, फैक्टर नंबर, यानी फैक्टर या फिर लिखिए परफेक्ट, यार फैक्टर बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पर परफेक्ट न लिखे। ठीक है, परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर, ठीक, फिर से बोल देते हैं परफेक्ट नंबर, यानी इसका हिंदी लिखिए, परफेक्ट नंबर का हिंदी लिख लीजिएगा संपूर्ण संख्या। एक बार और बोल देते हैं, एक परिभाषा अलग। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर यानी हिंदी लिख लीजिएगा संपूर्ण संख्या। ठीक है, इसका ही चलिए डैश दे के लिखिएगा, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना हो तो ऐसी संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती। तो हम पूछेंगे 10 क्या संपूर्ण संख्या है कि नहीं। जैसे हम 10 दे दिया, हम बोले कि इस वन परफेक्ट नंबर है कि नहीं, परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो 10 के, तो क्या बोले, 10 के गुणनखंड का योग जो होना चाहिए उसको 2 गुना हो जाएगा, उसका 2 गुना के बराबर हो जाएगा। तो आप समझ लाइए कि वो क्या होगा, संपूर्ण संख्या होगा। तो चलिए इसका गुणनखंड हो गया, 10 का गुणनखंड कौन कौन होगा, तो जो 10 को काट देगा पूर्णतः वही क्या होगा, उसका गुणनखंड कहलाएगा। तो 10 को कौन कौन काटेगा, 1 2 काटेगा, 2 3 नहीं 5 एगो 10, यही ना होगा जी, यही ना होगा। अब तो लेकर जोड़ दीजिए, इसका गुणनखंड का क्या बोले, योग कर दीजिए, यानी योग का मतलब प्लस जोड़ देना, यही ना होता है। योग का मतलब क्या, जोड़ देना। तो कुल के जोड़ दीजिए, तो 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 1 18, कितना आ गया 18। तो देखिए 10 का दोगुना कीजिए, तो ये 10 का दोगुना 20 होना चाहिए, तो इसका दोगुना करेंगे, वही संख्या का उस संख्या का 2 गुना होना चाहिए ये। ठीक है, उस संख्या किसका, तो इस संख्या का 2 गुना होगा, तो ये कौची होगा, 10 जो होगा संपूर्ण संख्या होगा, तो इसका 2 गुना करिए, तो 10 दूनी 20। तो यहाँ देखिए 20 है नहीं, यानी संपूर्ण संख्या नहीं है। चलिए बहुत कम आपको मिलेगा, जिसे हम और बताते हैं।
चलिए आप 8 के चेक कीजिए। चलिए 8 को चेक कर देते हैं, ठीक है। तो 8 के कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 नहीं काटेगा, 4 नहीं काटेगा, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, वो 8 काटेगा। चलिए इसको जोड़ दीजिए। परिभाषा से आप पकड़ लीजिए कि क्या लिखा है। 10 8 4 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 12 3 15। देखिए सॉरी, यहाँ पर देखिए 8 4 कितना हुआ, 8 4 12, 12 13 14 15, ये तो हो रहा है। 18 कैसे लिख दिए, 10 यार, देखिए 8 4 12, 12 2 कितना हो जाएगा, 12 2 14, 14 1 15, ये तो आ रहा है। तो ये कौन सी होगा, ये देखिए अभी बताते हैं कि थोड़ा सा जोड़ जाड़ के कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। तो 15 आ रहा है, यानी वो नहीं होगा, ठीक है। देखिए 15 आ रहा है, तो अभी हम क्या बोला है, गुणनखंडों का योग कर दीजिए। तो ये गुणनखंड का योग का मतलब जोड़ दीजिए। तो कुल जोड़े थे तो कितना आया, 15 आया। तो देखिए उस संख्या का 2 गुना होना चाहिए। उस संख्या का कौन संख्या का, तो जिसको निकाल रहे हैं उस संख्या का, मतलब जो संख्या को निकाल रहे हैं। तो 8 के निकाल रहे थे, तो 8 का दुगुना कितना होगा, 16। अपने मन में कर लीजिए ना, 8 का दुगुना 16। तो क्या यह 16 है, नहीं है। तो ये भी जो होगा परफेक्ट नंबर नहीं है, यानी संपूर्ण संख्या नहीं है। चलिए हम 6 के निकाल के देखते हैं। तो 6 के कौन कौन काटेगा, 1, यानी 6 का गुणनखंड बोलिए कौन कौन होगा, 1 होगा, यानी जो 6 को काटेगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो देखिए अभी कुल को जोड़ दीजिए, 6 3 9, 9 3 12। तो देखिए इसको जोड़ दिए तो कितना आया, 12। तो बोला था गुणनखंडों का योग, तो गुणनखंड का योग कर दिए तो कितना आया, 12 आया। अपने मने में रखिए, ना दिखते तो 12, ठीक है। अब क्या बोला, गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना होना चाहिए। कौन संख्या का, तो जो संख्या का निकाल रहे थे, तो किसका निकाल रहे थे, तो 6 का। 6 का 2 गुना 12। तो देखिए 12 इसका 2 गुना किए तो 12 आया कि नहीं, देखिए यानी ई वाला है, इसका 2 गुना करने पर क्या आया, 12 आ गया, यानी इसका 2 गुना करने पर 12 आ गया। तो ये कौची होगा, 6 होगा परफेक्ट नंबर, यानी 6 परफेक्ट नंबर होगा, ठीक है। 6 का पूछेगा, 6 परफेक्ट नंबर है, यानी 6 संपूर्ण संख्या है या नहीं है, तो है, ठीक है। इसका आंसर होगा, यानी 6 है, ठीक है। उसी तरह बहुत कम के मिलेगा, एगो 28 के मिलेगा, बहुत कम के मिलेगा। आप 28 के निकाल के देख लीजिएगा, नहीं तो ठीक है। तो 28 के कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा, 7 काटेगा, 14 काटेगा, 14 के बाद 15 के बाद अब डायरेक्ट कितना काटेगा, 28 काटेगा, ठीक है। 28 काटेगा। तो इस समन को कुल एक जोड़ लीजिएगा तो 56 आ जाएगा, यानी गुणनखंडों का योग कर लीजिएगा। इस समन को कुल का जोड़ लीजिएगा तो 56 आएगा। तो देखिए उस संख्या का 2 गुना होना चाहिए, तो 28 का 2 गुना 56 नहीं आया। देखिए ना, गुणनखंड का योग किया 56 आ गया। तो यही क्या कहलाएगा, ये परफेक्ट नंबर है। और किसी संख्या के निकालिए ना, नहीं निकलेगा। आप 10 के निकाल के, 10 के तो निकाल दिए, आप कोई भी संख्या का ले लीजिए, 8 के भी निकालिए दिए। चलिए 7 का ले लीजिए, आप 7 के ले लीजिए, कोई संख्या का ले लीजिए। चलिए हम 13 का ही निकाल देते हैं, किसी का भी ले लीजिए ना। तो 13 को कौन कौन काटेगा, 1 काटेगा और खुद 13 काटेगा, और तो कोई नहीं काटेगा इसको। तो देखिए 1 14 हो गया, ये कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। ये 14 हो गया, तो इसका 2 गुना ही है। देखिए उस संख्या का कितना होना चाहिए, 2 गुना आना चाहिए। तो 13 दूनी 26 के यहाँ 26 से नहीं है, यानी परफेक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। 13 परफेक्ट नंबर नहीं है। बाकी आप समझ गए होंगे, आई होप। चलिए अब एक और चीज़ बताते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो जो उसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, यानी उस संख्या का 2 गुना आ जाएगा। जैसे 20 है तो 20 का 2 गुना 40 आ जाएगा। बात का मतलब बोल रहे हैं कि 20 है, 20 का हम निकाल रहे हैं, 20 का 2 गुना 40 आ गया गुणनखंड के योग करने पर, तो 20 जो है परफेक्ट नंबर हो जाएगा, और नहीं आया तो नहीं होगा। ऐसे तो 20 परफेक्ट नंबर ना है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ऐसा अगर कोई संख्या आएगा, जिसे हम 28 लिए, 28 का 2 गुना 56 आ गया गुणनखंड के योग करने के बाद, तो वो कौन सी होगा, 28 जो है परफेक्ट नंबर होगा, क्योंकि 28 का 2 गुना उधर आ गया, ठीक है।
तो चलिए एक ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन और आपको लिखाएंगे। जुड़वा आभाज, ठीक है, लिखिएगा एगो जुड़वा। आप ख़त्म करते हैं इसको। इसका इंग्लिश लिखना चाहते तो लिखिएगा TWI जो पढ़ते होंगे यहाँ पर ट्विन नंबर, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या लिखिएगा इसका, ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसका चलिए हेडिंग देख के लिखिएगा। इसका चलिए परिभाषा लिख लीजिएगा। ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, एगो को प्राइम नंबर होता है, एगो सह-अभाज्य संख्या होता है, तो आगे हम बताएंगे, ठीक है। को प्राइम नंबर यानी सह-अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं। ये ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है, इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। तो चलिए इसका परिभाषा लिखिएगा। इसका परिभाषा लिखिएगा, वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर दो हो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं या कहलाता है, ठीक है। फिर से बोल देते हैं, वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर दो हो, कितना होना चाहिए, दो हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिएगा, जिसे हम पूछेंगे एग्जाम्पल में आपको दे रहे हैं, हम पूछेंगे क्या 3 और 5 ये जुड़वा अभाज्य संख्या है, बोलिएगा हाँ। देखिए 3 अभाज्य संख्या है और ये भी अभाज्य संख्या है, ये दोनों का अंतर कितना है, 2 का है, यानी 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या। पहले दोनों देखना अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो ये अभाज्य संख्या है, ये दोनों के अंतर कितना का है, 2 का, यानी ये जो है जुड़वा अभाज्य संख्या है, यानी ये हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या होगी। जिसे में हम पूछेंगे, जैसे 5 7 ले लिए, तो ये पूछेंगे जुड़वा सह-अभाज्य संख्या है, तो बोलेगा हाँ, ये वाला भी होगा। देखिए ना, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये दोनों के अंतर भी 2 का होना चाहिए, यानी ये है, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, वहाँ पर आप एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा ऐसे कर करके, ठीक है। आप एग्जाम्पल में 2-3 को लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कोमा दे के और लिख लीजिएगा इधर 17 19 कुछ भी रहेगा, 17 19 रहेगा, लेकिन अंतर 2 के होना चाहिए, ठीक है। 17 19 11 13 ऐसे करके लिख लीजिएगा 4-5 11 13 चलिए उतने रहने दीजिए, ठीक है। ठीक है, दो ETC कर लीजिए, बहुत सारा होगा ETC। एग्जाम्पल में नीचे लिख लीजिएगा ये वाला, ठीक है, दो ETC। चलिए इतना हो गया। चलिए परिभाषा के नीचे में एग्जाम्पल में इतना लिख लीजिएगा, दो ETC। चलिए अब इसके बारे में कुछ बताते हैं, थोड़ा सा समझिए। जैसे क्वेश्चन रहेगा, हम क्वेश्चन से एगो समझाते हैं। बोलेगा निम्न में कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या है। चलिए एग्जाम्पल में आप दे रहे हैं, आपको ऑप्शन में दे रहे हैं, एग्जाम्पल में ऑप्शन में दे रहे हैं, ठीक है। निम्न में कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं 4 को। एक में लिखिएगा 39 41, बी में लिखिएगा
47 चलिए सी में लिखिएगा 41 43 41 43 41 43 51 53। डी में लिखिएगा 51 53। तो यहाँ पर देखिए हम बोले थे ना दोनों अभाज्य, पहले तो हम देखेंगे कि दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या होना चाहिए। और उसके बीच जब दोनों अभाज्य संख्या हो जाएगा तो उसके बीच दोनों के अंतर क्या होना चाहिए? 2 का होना चाहिए। ये हम परिभाषा में लिखा है, ठीक है। तो ये वाला देखिए बोला निम्न में कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या है? तो देखिए ये वाला अभाज्य संख्या है नहीं है, ये तो 3 से कट गया रहा है जी। ये 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, ये संख्या इससे भी कट रहा है और किसी से कटता हुआ। लेकिन तो देखिए ई वाला अभाज्य संख्या ना, ई वाला तो है, ई वाला नहीं है। तो अंतर हम काहे देखे जाएंगे? दूगो के है कि नहीं, पहले अभाज्य संख्या ही देखेंगे कि है कि नहीं। तो पहली कट गया। देखिए ये वाला अभाज्य संख्या है, ये वाला नहीं है। ये 7 से कटेगा, 1 से कटेगा, ई वाला से भी कटेगा, यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। ये वाला तो है, ये वाला नहीं है। तो अंतर हम काहे देखे जाए? जब अभाज्य संख्या है ये ना तो अंतर मत देखिए, ठीक है। अब देखिए ये 43 41 भी अभाज्य संख्या है, 43 भी अभाज्य संख्या है। ये केवल किससे कटेगा? अभाज्य संख्या का परिभाषा लिखाए थे जो 1 और स्वयं से कटेगा। ये 1 से कटेगा और 41 से ही कटेगा। ये वाला भी 1 से कटेगा और 43 से कटेगा। और इसके अलावा कोई संख्या से ही नहीं कटेगा। आप देख लीजिएगा काट के नहीं कटेगा, ठीक है, पूर्णतः नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये दोनों अभाज्य संख्या, तभी दोनों के बीच देखिए अंतर कितना का है। जब दोनों हो जाएगा अभाज्य संख्या तब अंतर देखिएगा। देखिए अंतर 2 का है, ठीक है। जब अंतर 2 का भी है और दोनों अभाज्य संख्या है तो ये वाला होगा, यानी सी नंबर होगा। ये वाला चेक कर लेते हैं, ये वाला है तो ये 51 देखिए ना है, 77 51, ये तो 17 से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 51 से भी कट रहा है। ई वाला है लेकिन ई वाला नहीं है। ई हो वाला ये तो 1 से भी कटेगा और 8 5 3 8 1 63। ई वाला है, ई वाला नहीं है, ई वाला नहीं है, ई भी नहीं होगा, यानी सी नंबर आंसर होगा, ठीक है। बाकी आप समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। बहुत देरी हो गया, 2 घंटा का क्लास हो गया, ठीक है। जय हिंद। आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप 20 वाला देख लीजिएगा, उसको बारे में हम समझा देंगे, ठीक है। 20 वाला में सही से देखिएगा, उसमें अच्छा से समझाया हुआ है, ठीक है। जय हिंद। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।